अब जैसे आपका आईफोन चोरी होता है, उसका सिम निकाला, दूसरे फोन में डाला, *99# डायल किया, जिसको पैसे भेजने उसका नंबर डालो, अमाउंट डालो, यूपीआई पिन डालो, पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। वो कह रहा है कि इतने क्राइम हो रहा है, इतने अकाउंट्स आ रहे हैं कि पुलिस चाहे कि भी डिटेल इन्वेस्टिगेशन सारे अकाउंट्स का नहीं कर सकती। कॉमन पीपल है, आम जनता, क्या हम लोग अननोइंगली कोई क्राइम कर रहे हो जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है? सर, कोई ऐसा केस इन योर प्रोफेशनल जर्नी दैट डीपली अफेक्टेड यू इमोशनली? एक कॉल आता था मुझे फादर का, और वो उस कॉल करके ये बोलते थे कि अमित जी, वही अब इस दुनिया में नहीं रही। इस दुनिया में सबसे महंगी चीज पता क्या है? आज़ादी, फ्रीडम। और दुर्भाग्य की बात है कि हम में से कोई भी फ्री नहीं है। कभी आपका कोई ऐसा केस आया है कि आपने किसी हैकर को बुलाया हो कि हमारी मदद करो? नहीं, मैं हैकर्स को नहीं बुलाया, मैं खुद ही पुलिस द्वारा बुलाया जाता हूँ। Sir, in movies like Wednesday, it's shown that the cops, they call the hackers for help. कभी आपका कोई ऐसा केस आया है कि आपने किसी हैकर को बुलाया हो कि आओ हमारी मदद करो? नहीं, मैं हैकर्स को नहीं बुलाया, मैं खुद ही पुलिस द्वारा बुलाया जाता हूँ। ओके। तो हमारे पास और भी टीम में लोग होते हैं जो अलग अलग तरह की एक्सपर्टीज़ हैं। तो कई बार हमें ऑफेंसिव होना पड़ता है, क्योंकि क्रिमिनल इतना स्मार्ट है कि वो वीपीएन के पीछे छिपा है, आइडेंटिटीज बदल के काम कर रहा है। तो ऐसे में हमें उस तक पहुंचना है, डार्क वेब पर है, तो बहुत सारे ऐसे तरीके इस्तेमाल करने होते हैं जो पब्लिक को नहीं बताए जाते। और उसके लिए पूरी टीम चाहिए होती है टेक्निकल एक्सपर्ट्स की, जो हमारी टीम है। राइट। तो मैं तो खैर 2009 से यही कर रहा हूँ, तो मुझे अब इतना अनयूजुअल नहीं लगता। लेकिन 15 सालों में टेक्नोलॉजी इतना तेज़ी से चेंज हुई है। यदि आप मुझे एक वीडियो देखोगे 2011 या 12 का है, वीर सांघवी जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मुझे बुलाया, उनका एक शो आता था। तो जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं रास्ते से उनको मैसेज किया कि आई एम गेटिंग लेट, ऐसे करके, और उनको रिकॉर्डिंग रेडी थी सब। तो जैसे वहाँ पहुँचे तो ऐसे वो बैठे हुए थे, एक और हैकर था और मैं था। तो मुझे, हाँ अमित, आज क्या दिखाएंगे आप? तो मैंने अपना लैपटॉप खोला, मैंने कहा सर पिछले 15 मिनट से आपका कैमरा मेरे लैपटॉप पे चल रहा है। तो क्या बात कर रहे हो? कहा देख लीजिए। तो अपना फ़ोन उठाया ऐसे, तो मेरे स्क्रीन पे चल रहा था कैमरा। फिर बोले कि तुम जैसे फ्रंट कैमरा चल रहा है तो पीछे वाला भी चला सकते हो। मैंने कहा मैंने स्विच कर दिया, तो पीछे वाला भी चलने लगा। तो ये लाइव है उस पर, यूट्यूब पर। अब दिस वाज सो इजी इन 2011-12 बिकॉज टेक्निकली फ़ोन इतने स्ट्रांग नहीं थे। उसमें बहुत सारी वेलेबिलिटीज़ होती थी कि मैं एक SMS भेज के या एक लिंक भेजकर बहुत कुछ कर सकता था। अभी चीज़ें एकदम से चेंज हुई। अब तो इतना सोफिस्टिकेटेड हो चुके हैं फ़ोन सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से कि अब इस तरह से तो नहीं होगा। अब थोड़ा सा आपको और एफर्ट लगाना पड़ेगा। राइट। पर वो जितना सिक्योरिटेड एफर्ट है, अनफॉर्चुनेटली क्रिमिनल को पहले पता होता है। मतलब हम लोग क्रिमिनल से सीख रहे होते हैं, उल्टा गेम होता है। जब मैं देखता हूँ क्रिमिनल ने कर दिया तो कैसे हो रहा है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में फेसबुक हैकिंग का मोडस ऑपरेंडी बताया, ये कायदे से फेसबुक को पहले पता होना चाहिए था, पर नाउ फेसबुक वुड नो एंड दे विल ट्राई टू फिक्स इट। राइट। तो ये एक रेस मैंने पिछले 17 सालों में ऑब्जर्व की, हमेशा रही, कि मैं जितना भी इसे बता रहा हूँ, लोग कहते हैं सर आपने ऐसा बता दिया, आप क्रिमिनल यूज करने लगेंगे। मैंने कहा इसके चांसेस कम है कि मेरी बताने से क्रिमिनल यूज करेंगे, इसके चांसेस ज्यादा हैं कि मैंने जो सीखा वो किसी क्रिमिनल ने मुझे बताया। राइट। क्योंकि मैं नहीं इन्वेस्टिगेट करता तो मुझे भी पता नहीं पड़ता। अब मैं नहीं बताऊंगा तो और लोग लुटेंगे। तो अच्छा है कि जादूगर का जादू फेल कर दो। राइट। भाई किसी भी जादू को देख के आप इसलिए ट्रैप हो रहे हो कि आपको उसका क्लू नहीं पता। मैं यूट्यूब पे उसका वीडियो डाल देता हूँ तो खेल खत्म ना। मेरा पर्पस वो है। राइट। सो कि कैसे होता है, अब वो जादूगर कैसे होता है उसको देख के आप भी जादूगर बन सकते हो। इसके भी तो चांसेस है ना, यार ये तो खरगोश ऐसे निकाल रहा तो मैं भी निकाल। बट देन आपका मोटिवेशन कम हो जाएगा, यार अब तो ये यूट्यूब पे पड़ा है, यार सारी दुनिया देख रही है, मैं इसको दिखा के हंसी का पात्र क्यों बनूं। राइट। राइट। सो द आइडिया इज टू मेक इट सो कॉमन, सच अ नॉर्मल थिंग कि लोग हंसने लगे यदि कोई ऐसा करे, कि वो कोशिश ही ना करे कॉल मर्ज कर दो, वो कोशिश ही ना करे कॉल फॉरवर्डिंग की। जब सबको मैं कई सारे पॉडकास्ट में मैंने बताए, लेकिन सर आप बार बार क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो लोग नहीं सुन पाए वो भी सुन लें। हर आदमी किसी के लिए सरप्राइज रहे ही ना। यदि वो हर आदमी जान लेगा तो ये तरीका वेस्ट हो गया।
अब ये तरीकों से क्रिमिनल काम नहीं चलाएगा, एंड ही हैव्स टू फाइंड समथिंग न्यू। अभी एक नागपुर पुलिस में ट्रेनिंग देने गया मैं, तो वहाँ डॉक्टर रविंदर सिंगल जी कमिश्नर है। ट्रेनिंग के बाद कुछ पुलिस वालों ने मुझे डिस्कशन के लिए बैठा लिया कि साहब ये जो केसेस हैं अभी इसमें कुछ ब्रेक थ्रू करा दीजिए, कुछ कैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़े। तो उन्होंने एक केस बताया मुझे कि साहब फ़ोन चोरी होता है और उसके बाद पैसे निकल जाते हैं। तो मैंने कहा आईफोन में? बोले हाँ। मैंने कहा आईफोन में कैसे निकलेंगे, क्योंकि आईफोन का पासकोड चाहिए, फिर पिन भी यूपीआई का चाहिए, तब पैसे कोई ट्रांसफर करेगा। बोले नहीं साहब, जैसे ही फ़ोन चोरी होता है उसके बाद पैसे निकल जाते हैं, या आप एनपीसीआई का लॉग देख लीजिए। तो मैं लॉग देखा तो ही वॉज राइट, चोरी हुआ उसके 15 मिनट में पैसे निकले सारे। तो फिर मैंने रिसर्च किया, दिमाग लगाया, तो मुझे मोडस ऑपरेंडी मिल गई। अब ये मोडस ऑपरेंडी मैं बता दूंगा तो लोग बच जाएंगे, नहीं बताऊंगा तो कल उनके संग भी ये होने वाला है। तो होता क्या है कि जितने भी हम में से लोग यूपीआई यूज करते हैं, हम लोगों को एक चीज नहीं पता कि यूपीआई पेमेंट फीचर फोन में भी होता है। यदि मैं अपने फोन से डायल करूं *99#, तो ये पूरा मेनू कार्ड खुल जाता है। इसमें है सेंड मनी, रिसीव मनी, चेक बैलेंस, माई प्रोफाइल, पेंडिंग रिक्वेस्ट, ट्रांजेक्शंस एंड यूपीआई पेन। ये ऑप्शंस हैं, 7 ऑप्शंस। किसी फोन से मैं डायल करूं तो ये ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। इसके लिए आपको यूपीआई ऐप की भी जरूरत नहीं, ये तो कीपैड फोन जो है, जो सस्ते वाले, उसमें भी हो जाएगा। राइट। अब जैसे आपका आईफोन चोरी होता है, उसका सिम निकाला, दूसरे फोन में डाला, *99# डायल किया, ये मेनू ऑप्शन खुल गया। जिसको पैसे भेजने उसका नंबर डालो, अमाउंट डालो, यूपीआई पिन डालो, पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। अब आपने वो आईफोन का पासकोड तो बाईपास कर दिया, लेकिन आपका यूपीआई पिन तो अभी भी चाहिए। अब यूपीआई पिन कैसे मिलेगा आपको? तो जब मैंने मेनू ऑप्शन खोला तो उसमें जो लास्ट ऑप्शन था वो क्या था? यूपीआई पिन रीसेट। ओ, आपके पास सिम तो है, हो जाएगा। अब उस जब आप रीसेट करने जाओगे तो आपसे 4 डिजिट का डेबिट कार्ड का कोड मांगेगा, आपका जो डेबिट कार्ड है उसके 4 डिजिट वाला। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो कैसे मैं निकालता हूँ वरना तो कल ओके, फिर थोड़ा और सा ज्यादा रुक हो जाते सकता है। हैं। राइट, लेकिन राइट। ये मोडस ऑपरेंडी यूज हो रही है, अब ऑफलाइन मुझे बता दें। क्रिमिनल को पता है। तो बचना कैसे? आप अपने सिम को लॉक कर लें, तो सिम स्वैपिंग के केसेस होंगे नहीं। सिम Okay. आप अपने फोन के अंदर जाएं, सेटिंग्स में, एडवांस सेटिंग्स के अंदर सिम लॉक का ऑप्शन आता है, जिसमें सिम के ऊपर आप एक पिन लगा सकते हैं 4 डिजिट का। अच्छा। जब आप पिन लगा देते हैं, वो सिम निकाल के आप दूसरे फोन में डालेंगे, जब तक वो सिम नहीं बताएंगे वो सिम चलेगा ही नहीं। वो पिन नहीं बताएंगे जब तक। ओके। तो आपका इस तरह से स्वैप होकर पैसे नहीं निकल सकते। इनफैक्ट आपका सिम यूज ही नहीं हो सकता जब तक वो ओके। पिन नहीं बताएगा। और आपके फ़ोन तो अनलॉक ही नहीं हो रहा, तो आप एक्स्ट्रा सेफ होगा ना। अभी ये होता है ना कि फ़ोन चोरी हुआ, सिम मिसयूज हो जाता है, राइट। तो सिम मिसयूज नहीं होना चाहिए, तो उस पर लॉक लगा लीजिए। दूसरा एक और तरीका है कि आप ई सिम यूज़ कीजिए। ओके। यदि आपके फ़ोन में ई सिम है, जो कि QR कोड होता है, तो फिर आप सेफ हैं, क्योंकि ई सिम स्विच नहीं हो पाएगा आसानी से। वो तो इसी फ़ोन में, अब इस फ़ोन को वो अनलॉक नहीं कर पाएगा तो कुछ कर ही नहीं सकता। सो ये 2 चीज़ें हैं विच विल मेक यू सेफ, एंड कर लीजिए। सर, अगर किसी के साथ कोई साइबर क्राइम होता है तो विच इज़ द एप्ट टाइम कि सबसे पहले आपको कितने टाइम फ्रेम में बताया जाए कि ये मेरे साथ साइबर क्राइम हो गया है, तो थोड़े चांसेस हैं कि पैसे रिकवर हो सकते हैं या चीज़ें थोड़ी सी मेंड हो सकती हैं, एंड कब कौन सा ऐसा टाइम है कि अब चाहे कुछ भी कर लो हो ही नहीं सकता? नहीं, ऐसा कोई टाइम नहीं कि कुछ भी कर लो नहीं हो सकता। ओके। आप, मेरे पास ऐसे केसेस भी आए जो 1 साल 6 महीने पुराने भी थे, और हमने उनके भी हेल्प करके कुछ ना कुछ रिकवर कराया। ओके। ओके। क्योंकि किस्मत क्रिमिनल की भी खराब हो सकती है, आप ही की तो ना खराब है ना। राइट। तो किसी लेयर में कहीं कोई पैसा अचानक से मिल गया और हमने उसको फ्रीज करा लिया, क्योंकि उस चेन में अभी भी कोई अकाउंट एक्टिव था और उसमें कोई पैसा आ गया और वो उस पैसा मैंने आपका ब्लॉक करा दिया, तो आपको रिकवर हो जाएगा। आइडियली यदि आप आधे घंटे 1 घंटे के अंदर मुझे बताते हैं तो 80-90% पैसा भी वापस आ जाएगा, 100% भी आ सकता है। ओके। है ना। ओके। लेकिन क्रिमिनल्स बड़े रेडी होते हैं, वो आधे घंटे 1 घंटे में बहुत कुछ कर लेते हैं। वो तुरंत पैसा उस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मूव करते हैं। वो दूसरे अकाउंट में भी 10-12 अकाउंट होंगे, फिर वो 200 अकाउंट होंगे, तो वो इतने अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। और वो आपका मान लो 50 लाख निकला या 25 लाख निकला है, तो पता पड़ा वो 200 अकाउंट। अब मैं 200 अकाउंट फ्रीज कराऊंगा तो टाइम लगेगा, तब तक वो विड्रॉल शुरू हो जाएगा। तो जितना मैं फ्रीज करा पाऊंगा उतना ही मिल पाएगा। सो क्रिमिनल जो है ना, वो एक स्टेप आगे चलते हैं। उनको समझ में आया कि यदि मैं एक ही अकाउंट से दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट में जाऊंगा तो वो 1930 पे कॉल करके फ्रीज करा देगा।
राइट तो पावर है पुलिस के पास, पर मैं उसको इतने अकाउंट में डाल दूं कि तो उसको भी कराते रहो। कराने वाले को भी एफर्ट लग जाए तो मुझे टाइम मिलेगा। हम्म, ये तो नेचुरल है, तो वो टाइम का एडवांटेज लेता है फिर। लेकिन होता क्या है कि जो अकाउंट वो आपके लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो अकाउंट में सिर्फ आप ही नहीं लुट रहे हो, उसमें दूसरे लोगों का लुट का भी पैसा, मतलब लुटे होंगे, उनका भी पैसा होगा। राइट तो आप मान लो 2 दिन बाद मुझे बताते हो और आपने कहा साहब ये इस अकाउंट में डाला था मैंने, अब मैंने जब मनी ट्रेल निकालनी शुरू की तो पता पड़ा कि लेयर 2 में या लेयर 3 में कहीं पैसा पड़ा हुआ है। आप वाला पैसा निकल गया है, पर उस अकाउंट में किसी और को भी लूटा गया, उसका पैसा पड़ा है और आपने वो फ्रीज करा दिया, तो आपका क्लेम बनता है क्योंकि आपने तो इस अकाउंट में दिया था ना। सो द चांसेस दैट यू मे गेट स्टिल सम मनी इज देयर। सर जैसे आपने ये चीज़ बोली, कभी ऐसा हुआ है कि आप पैसे किसी और के निकलवा रहे थे और किसी और का भी फायदा हो गया? हाँ, बहुत हुआ है। एक केस आया, इनफैक्ट मैं आपको बोलूँगा कि आप कभी रजनीश गुप्ता जी हैं इफ्सो के जॉइंट सीपी। ओके तो जो सबसे सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टिगेशन यूनिट है साइबर क्राइम की दिल्ली की, वो है इफ्सो, जो फाइनेंशियल फ्रॉड इस तरह के बहुत ही स्पेशल केसेस इन्वेस्टिगेट करती हैं, अमेजिंग कैपेबिलिटीज। उनके आप केसेस सुनना कभी, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू इनवाइट हिम एज वेल। तो वो बताया एक दिन क्या, मेरे पास एक केस आया जिसमें अच्छा उन्होंने एक सर्विस भी स्टार्ट की, प्रोएक्टिवली लोगों को बताना कि तुम लूट रहे हो, बेवकूफ़ मत बनो, क्योंकि जिसने 2 लाख दे दिया वो 5 लाख ना डाल दे, तो वो 2 लाख वाला ही मॉनिटर करके वो कॉल चला जाता है उनका। तो उनके डिपार्टमेंट में कुछ ऑफिसर्स बैठे हैं जो सिर्फ वो पैसा बचा रहे हैं जो लोगों का 2 लाख लुट गया पर वो 5 लाख डाले, आगे ना डाले। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करना ट्रांजेक्शन से, क्योंकि वो जिस अकाउंट में डाल रहे हैं वो अकाउंट फ्लैग्ड है। तो यदि फ्लैग्ड अकाउंट में कोई पैसा आ रहा है तो विक्टिम का ही आ रहा है, तो वो तुरंत उस विक्टिम को इन्फॉर्म करना शुरू कर देते हैं। सर हमारी गवर्नमेंट अच्छी चीजें तो बहुत सारी फिर पता कर नहीं, रही है, ये लोगों को पता ही पता नहीं है। इसलिए तो मैं थोड़ा सा Right, अवेयर right. करने आऊँ कि भाई ऐसा भी नहीं है, बहुत कुछ किया जा रहा है। और तो उनके पास एक केस आया कि किसी ने 20 लाख रुपए डाले होंगे और ये केस कुछ ऐसा था कि पैसे का था ही नहीं। अब मैं एकदम से भूल रहा हूँ, बहुत ही ऐसा केस था जिसमें एफआईआर नहीं हो सकती, मतलब ऐसा केस था इसमें कि अब इसमें एफआईआर कैसे होगी सर, ये तो ऐसा था। एंड अभी मिस कर रहा हूँ मैं, तो इनको ऐसा कुछ लगा कि कोई कारण करके एफआईआर तो कराएं क्योंकि इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। तो ये कोई ऐसा सेक्शन है 120 है या कुछ ऐसा है जिस पे बोले उस पे बेस पर उन्होंने कुछ प्रोएक्टिव कराने की कोशिश की और वो पूरा नेक्सस मिल गया उनको उसमें। वाह, मतलब उसके बाद तो झड़ी लग गई, मतलब इतने अकाउंट आइडेंटिफाई किए जहाँ से पैसा मूव हो रहा था। तो कई बार क्या होता है कि जो रिक्वेस्ट आई है, जो कंप्लेन आई है, वो ऐसी है कि अभी मैं लुटा नहीं हूँ सर, पर देखो ये कुछ आया था, ऐसे वाला मामला। अब उसमें एफआईआर इसलिए नहीं हो रही क्योंकि अभी तक लूटा ही नहीं है बंदा, बट दैट इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो यूजफुल, करेक्ट। क्योंकि पुलिस के लिए तो वो प्रोस्पेक्ट है ना, वो उसके अकाउंट अभी भी चल रहे हैं और नंबर भी अभी भी एक्टिव है, सो दे कैन डू फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड आइडेंटिफाई कि ये इससे पहले किसको लूट चुका है और अभी प्लान किसका था, ये सारी चीजें आइडेंटिफाई हो जाती है। राइट, तो कभी भी आपको अटेम्प्ट भी आए ना, तब भी आप कंप्लेन कीजिए। ओके, जैसे आपको फेडेक्स का कॉल आया, हाँ जी, तो आपने कहा इसकी क्या कंप्लेन है, ऐसे ही लोग इग्नोर कर देते हैं, बट सोचिए कि उसने फिर किसी और को किया होगा, वो लुटा भी होगा, चांसेस हैं कि शायद वो इतना समझदार ना रहा हो। राइट, तो यदि हम कंप्लेन उस सिचुएशन पे भी कर देते हैं, तो उसके लिए संचार साथी जो ऐप बनाई गई वो इसीलिए बनाई गई है कि संचार साथी के ऊपर काफ़ी हल्ला हुआ कि साहब ये तो सरकार सर्वेलेंस कर रही है और ये है और वो है, पर संचार साथी इतना पावरफुल तरीका है साइबर क्राइम को तोड़ने का। इसमें कम्युनिटी बेस्ड रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म है कि यदि आपके पास कॉल आ रहा है क्रिमिनल का और आपने रिपोर्ट कर दिया तो वो तुरंत ब्लॉक हो जाएगा नंबर, अब वो किसी और को कॉल ही नहीं कर सकता। अब मजबूर हो गया ना दूसरा नंबर लेने के लिए। राइट, आपने IMEI ब्लॉक करवा दिया, तट से ब्लॉक हो जाएगा। आपको ईमेल आया तो वेबसाइट ब्लॉक हो जाएगी, वो ईमेल डोमेन ब्लॉक हो जाएगा, मतलब वो व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक हो जाएगा। यू कैन, आप किसी भी क्रिमिनल को करने के लिए सिम कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तो चाहिए ना। आपने यदि ये रियल टाइम में ब्लॉक कराने शुरू, बैंक अकाउंट, ये चीजें हैं, राइट, बैंक अकाउंट में ब्लॉक करवा दूं रियल टाइम में कि साहब ये बैंक अकाउंट आया, ये मेरे को बोल रहा है 200 रुपये कमा लो यूट्यूब लाइक करके, ये अकाउंट भी भेज दिया उसने, ये जहाँ जो भी इन्वेस्ट या आपसे कुछ इन्वेस्टमेंट के नाम पर लियोर किया जा रहा है कि इसमें पैसे डालने के लिए बोल रहा है और ये अकाउंट भेजा है, तो पुलिस को और हेल्प आप कैसे कर सकते हो कि उसको बोले यार इस अकाउंट में पैसे जा रहे, 2-4 अकाउंट और भेजो
तो आपको वो सारे अकाउंट देगा, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, वो सारे अकाउंट रिपोर्ट कर दो, वो सारे और ब्लॉक हो सर जाए। पुलिस कुछ वेरिफिकेशन करती है कि ये गलत है सही है? दे डू इट? देखिए फ्रीज तो कर ही देगी आपकी रिपोर्टिंग पे, हाँ। वेरिफिकेशन तो उसके बाद सामने वाले को कराना पड़ेगा ना, अनफ्रीज कराने के लिए, कि मैं सही हूं, मेरा गलत फ्रीज हो गया, ओके, हो जाएगा। और यदि वो सही होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो लोग मतलब हाँ, दुश्मनी में भी करा दें कि भाई बदला बिल्कुल, लेना है, बिल्कुल, फ्रीज बिल्कुल, करवा रहे बिल्कुल हैं। करा सकते हैं, लेकिन अभी क्या है कि अभी तो हाई कोर्ट की गाइडलाइन भी है कि देखो पुलिस के पास कंसोलिडेटेड डेटा होता है, पहले तो ये है। आपने कहा कि आपने इनको 5,000 रुपए दिए और आप फ्रॉड का शिकार हो गए, राइट, तो सबसे पहला जो काम होगा कि इनके अकाउंट में 5,000 रुपए ब्लॉक हो जाएगा और इनके अकाउंट में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी, लीड मार्किंग लग जाएगा। अब उस इन्वेस्टिगेशन में पता पड़ता है कि नहीं नहीं, इसमें तो और भी जाएगा, फ्रॉड का पैसा है, तो फिर इनको नोटिस चला जाएगा कि आओ अब अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। ओके, अब क्रिमिनल तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि क्रिमिनल दूर रह के काम कर रहा है, वो फेस कभी नहीं अपना एक्सपोज करेगा, उसका अकाउंट भी किसी और के नाम पे चल रहा है, उसका सिम भी किसी और के नाम पर, खुद वो कहीं और बैठा हुआ है, सो द चांसेस दैट ही विल कम एंड क्लैरिफाई दैट थिंग इज वेरी लो। तो जैसे ही फ्रीज होता है पैसा वापस ही आता है। ओके। एंड सर जैसे किसी के पैसे सपोजिंगली 5 लाख रुपीज़ कोई स्कैम हुआ और क्रिमिनल पकड़ा भी गया, क्रिमिनल बोलता है अच्छा मैंने ये किया, ये 5 लाख रुपए पकड़ो, यहीं पे रफा दफा करो, तो ऐसे कभी कोई केसेस आए हैं वेर इन यू नो द विक्टिम आर लाइक कि ठीक है नाउ दैट आई हैव गॉट माई मनी बैक, इट्स फाइन, मेरे को कोई FIR नहीं करानी, इस तामझाम में नहीं पड़ना, तो ऐसा कभी होता है? या फिर गवर्नमेंट के पास अगर पता चल जाए उन्हें कि नहीं दिस पर्सन इज डूइंग समथिंग लाइक दिस, इस टाइप की कोई क्राइम कर रहा है, तो कोई सजा है ही है, और अगर है तो क्या है? नहीं, बहुत 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 ही अच्छा सवाल पूछा आपने, और आज तक किसी ने नहीं पूछा ऐसा। Okay. मतलब ब्रिलियंट। पहली चीज तो ऐसा होता है, और ये होता है, ये कैसे होता है, ये बिना पुलिस ऑफिसर के सपोर्ट के नहीं हो सकता। क्रिमिनल आपको सीधे कॉल करके नहीं सेटल कराएगा। जिस ऑफिसर ने वो फ्रीज कराया अकाउंट, एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर राइट, अपॉइंट होता है। अब जब तक वो नहीं लिखेगा बैंक को, तब तक वो अकाउंट अनफ्रीज नहीं हो सकता। ओके, तो क्रिमिनल क्या करता है, उनको कॉल करता कि साहब मेरा अकाउंट अनफ्रीज करवा दीजिए प्लीज, लेकिन इसमें तो कंप्लेन पड़ी है, तो मैं वो पैसा देने को तैयार हूं। तो वो उतना पैसा देगा, हो सकता है कुछ और लालच भी दे कि देखिए सर आप, मेरा तो 1 करोड़ पड़ा हुआ है, कंप्लेन तो 5,000 रुपए की है, तो आप 1 लाख रुपए ले लो, बाकी दे दो। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि गलत है, क्योंकि यदि कोई क्राइम हुआ है तो जब तक फुल इन्वेस्टिगेशन होकर, क्योंकि हो सकता है किसी और का भी पैसा उससे पड़ा है जिसने अभी तक क्लेम ही नहीं किया, और वो तो बेचारा चले गया। सो इट रिक्वायर्स अ थॉरो इन्वेस्टिगेशन। पर हो क्या रहा है कि इतने क्राइम हो रहे हैं, इतने अकाउंट्स आ रहे हैं कि पुलिस चाहे कि भी डिटेल इन्वेस्टिगेशन सारे अकाउंट्स का नहीं कर सकती। इसलिए बहुत सारा AI भी चाहिए हमें। हम कैसे पता करें अभी, क्यों इसमें क्या हो रहा है ना, बहुत सारे रियल अकाउंट भी यूज हो जाते हैं। जैसे कि पेट्रोल पंप का केस आया, उसमें पेट्रोल पंप वाले के संग किसी ने डील कर लिया कि मैं तुझे ऑनलाइन अकाउंट में डाल दूंगा, तू मुझे कैश दे देना और इतना % रख लेना। तो उसने लगा तो सही है, मुझे क्या प्रॉब्लम है। वो ऑनलाइन क्या करता था कि जैसे फ्रॉड का पैसा आया, लेयर 2 पे आया, लेयर 3 पे आया, उसके बाद वो ऐसे अकाउंट में डाल देता था और उनसे कैश ले लेता था। अब जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो पता पड़ा यार ये अकाउंट क्यों इन्वॉल्व है, तो उसको फ्रीज कर दिया। अब वो बैंक जो पेट्रोल पंप वाला परेशान, सर मेरा तो अकाउंट ही फ्रीज हो गया, मैं तो डेली की 5-10 लाख की सेल थी, क्या करूं मैं। अब वो जाएगा सेटल कराने के लिए, उसने ही डिड इट फॉर अ स्मॉल ग्रीड, उसने तो एक राइट, छोटा पैसा बनाने के लिए शायद कर दिया, या शायद पेट्रोल पंप ओनर ने नहीं किया, उसके एम्प्लॉय ने कर दिया, ये भी तो हो सकता है। राइट, लेकिन अब उसको एक रेजोल्यूशन चाहिए, उस रेजोल्यूशन में वो आयो रोल प्ले करता है। वो कहता है ठीक है भाई मैं समझ गया, इसको ऐसे ऐसे करते हैं, ये जितना फ्रॉड का पैसा है ये अलग पार्क करते हैं, जिन्होंने क्लेम किया उनको वापस करेंगे और आपका अकाउंट अनफ्रीज करा देते हैं। सो इट हैपेंस लाइक दिस। तो आप सही करो, कई बार सही लोग भी फंसते हैं। सही लोग ऐसे ही फंस जाते हैं कि एक यहाँ ज्वेलर है, बहुत बड़े ज्वेलर है दिल्ली के, इतने बड़े हैं कि मैं नाम लूंगा तो फिर ब्रांड पे फर्क पड़ेगा। उनको एक बंदा आया कि गोल्ड, तो 15-20 लाख का कुछ गोल्ड लिया उसने और अकाउंट से पैसा ट्रांसफर किया और गोल्ड लेके चला गया। अगले दिन उनका अकाउंट फ्रीज हो गया।
अब वो पुलिस के पास गए, अकाउंट क्यों फ्रीज हुआ? बोले जो ये पैसा आया 20 लाख ये फ्रॉड का है। अब बोले मैं कैसे चेक करूं कि ये फ्रॉड का पैसा है यार, मैं तो गोल्ड दे दिया उसको। करेक्ट। बोले नहीं तो वापस करना पड़ेगा। उनको 20 लाख वापस करना पड़ा। गोल्ड भी गए और 20 लाख भी गए। क्या करोगे आप? अकाउंट अनफ्रीज करवाना। क्योंकि वो तो किसी का लूट के वो डिस्टिलर्स का पैसा था। राइट। दे हैड टू गिव। तो ऐसा भी हुआ है। और तो और वो उनका जो बाकी अकाउंट फ्रीज था उसको अनफ्रीज कराने में बेचारे परेशान हो गए। यार हमारा तो बाकी भी फंसा है ना वो 20 लाख के चक्कर में। एक तो हमारा गोल्ड चला गया, राइट। ऊपर से मुझे 20 लाख भी देने हैं, ऊपर से मुझे इस 20 लाख पर टैक्स भी देना है क्योंकि मेरे लिए तो इनकम है। ओ यस यस। तीसरा मेरा जो बाकी पैसा वो भी रुका हुआ है जो मैं यूज नहीं कर पा रहा। तो करेक्ट। मुझे तो किसी तरह रिलीफ दो। तो ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है फॉर एनी बिजनेसमैन ऑल्सो, क्योंकि हमारे यहाँ भी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं कि हम ये पता कर सकें कि जिस अकाउंट से पैसा आ रहा है वो क्रेडिबल है कि नहीं। राइट। देयर इज नो वे। देयर इज नो वे। पैसा आ रहा है तो हम तो ले ही लेते हैं। तो हाँ, ये वाइट का पैसा तो वैसे ही सबको वाइट पसंद का है। अकाउंट से आ रहा है उसमें लेकिन वो किसी फ्रॉड के थ्रू आप तक पहुंचा है, you never know। तो लोग ये फ्रॉडस्टर कर रहे हैं पैसा घुमाने के लिए। तो जितने ये क्योंकि और ये होगा ज्वेलर्स और इनके संग ही, क्योंकि वो बड़ा पैसा तो वहीं घूम सकता है ना। राइट। वो परफ्यूम लेने के लिए तो जाएगा नहीं, 10,000 का 15,000 का बैग है तो बहुत छोटा। सो रिस्क वहां ज्यादा है जहां पर लोग गोल्ड सिल्वर और इस तरह की चीजें ले रहे हैं। सर जैसे सीरीज बहुत फेमस हुई थी जामतारा, एवरीबडी आई थिंक एवरी सेकंड पर्सन नोज अबाउट दैट सीरीज। तो उसके अंदर सॉरी टू से बट वो अनएजुकेटेड बच्चे थे, उनको कुछ नहीं पता दुनियादारी में क्या है, पता नहीं उनमें से कुछ लोग दिल्ली भी आए होंगे नहीं आए होंगे, एंड दे वर डूइंग सच हिडियस क्राइम्स और बहुत सिंपल वे में कर रहे थे। मतलब दिखा रहे थे कि पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, कॉल कर रहे हैं, एक कॉल काटा, सिम तोड़ी एंड साइड में फेंक दी। ऐसे केसेस क्या अभी भी इंडिया में हो रहे हैं? एंड इसके पीछे लाइक दिस फिशिंग रैकेट इसको बोला जाता है, इसके पीछे खाली यही लोग इन्वॉल्व हैं, इनकी ट्रेनिंग होती है, कोई और ज्यादा बड़ा नेक्सस है या क्या? मतलब व्हाट इज दिस एंटायर थिंग? तो जैसे मैंने बोला था ना कि ये टोटल गेम जो है 1 लाख करोड़ तक का है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, 1 से 1.5 लाख करोड़ तक का मेरा एस्टिमेट है। राइट। जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है एनसीआरबी का वो 22,000 करोड़ का है जो गया है। पर आई एम श्योर कि 1 लाख 1.5, क्योंकि बहुत सारा पैसा कंप्लेन में नहीं आ पाता कंप्लेन तक। और 75 से ज्यादा हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया में। जो जामताड़ा था, जामताड़ा जैसे भी 75 और लोकेशंस आइडेंटिफाइड है जहां से क्राइम ओरिजिनेट हो रहा है। इसमें नूह है, भरतपुर है, अलवर है, मथुरा का बॉर्डर है और भी बहुत सारे साउथ एरियाज में है। चेन्नई के पास अभी हमने कुछ कॉल सेंटर्स आइडेंटिफाई की, बहुत जगह जगह, कलकत्ता में, मुंबई से तो पकड़ते ही रहते हैं। तो जो नॉर्मली बॉर्डर एरियाज होते हैं ना वहाँ पर ये लोग एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो मूव करते रहते हैं। वो इस स्टेट से स्टेट में आएंगे। अब हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर स्टेट अफेयर है, यदि इस स्टेट से उस स्टेट में अरेस्ट करने भी जाना है तो टेक्स टाइम। राइट। तो उसका एडवांटेज इनको मिलता है, वो 2 दिन बाद फिर किसी तीसरे स्टेट में चले जाएंगे, फिर वहाँ से आ जाएंगे। तो एक ही सिम वो 4 बार यूज़ कर सकते हैं इन 4 डिफरेंट स्टेट्स। ओके। तो जैसे दिल्ली है, हरियाणा है, यूपी है, राजस्थान है, सारे बॉर्डर है। तो ये यहाँ मूव कर सकते हैं और फिर उसका सिम तोड़ के फेंक देंगे। फिर अगला सिम फिर घूमना शुरू कर दिया। राइट। वो सिम भी उनके नाम का नहीं है, अकाउंट भी उनके नाम का नहीं है जिसमें पैसा आ रहा है। सो इट इज़ ए फुल प्रूफ गेम जो रिड्यूस कर लिया है। बच्चे सारे इन्वॉल्व होंगे इसमें। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा अगले दिन बेल मिलनी है, पकड़ भी गया वर्स्ट केस में तो बेल लेके बाहर आ जाएगा, फिर करेगा क्राइम। सो ये सारे जानबूझ के इस तरह से किए जाते हैं कि इस तरह के लोगों को एंगेज करो, ऐसे करो, और उनको ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर। क्योंकि जिस तरह की होमवर्क करके वो बैठते हैं ना, सो एक ग्रुप होता है जो उनको डेटा देता है कि किन लोगों को टारगेट करना है। तो उसका नाम, अकाउंट नंबर, पासवर्ड, सारी डिटेल जो भी उनका रेकी करके निकला है, घर में कितने लोग हैं, किसको किस तरह से आप लूट सकते हो, बच्चे को, बड़े को, वाइफ को, सारा डेटा होगा। अच्छा। वो एक ग्रुप अलग है जो ये डेटा कलेक्ट करके दे रहा है, वो अलग है। वो सिर्फ डेटा बेचता है, पैसा लेता है, बात खत्म। अब दूसरा ग्रुप है जो इस तरह के गैंग तैयार करता है, जो उस डेटा को यूज करके लोगों को लूटता है। लूटा, पैसा आ गया। तीसरा ग्रुप है जो इन लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर देता है कि सिम कार्ड, बैंक अकाउंट, सर्वर, वेबसाइट होस्ट करनी है। ये सारा एक तीसरा ग्रुप है। उनका काम सिर्फ इतना है कि हम सिम कार्ड तुम्हें प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड देंगे। ऐसे लोगों के नाम पर हैं जो उड़ीसा के किसान हैं,
झारखंड के किसान हैं, वेस्ट बंगाल के सब्जी वाले, मतलब कुछ भी किसी के नाम पे सिम कार्ड आपको मिल जाएगा एंड बैंक अकाउंट मिल जाएगा, पूरी किट मिलती है, आप यूज़ कीजिए, जब ब्लॉक हो जाएगा तो दूसरा ले लेना मेरे से। सो ये सपोर्ट सिस्टम पे खड़ा हुआ, इनका काम सिर्फ ये क्रिएट करना और देना, उसका पैसा लेना, बात खत्म। फिर आते हैं चौथा ग्रुप की जब अकाउंट में पैसा आ गया तो अभी पैसा देश के बाहर कैसे जाए, क्योंकि ये तो पकड़ जाएंगे, तो वो कैसे आधे घंटे 1 घंटे के अंदर पैसा देश के बाहर घूम जाए। तो वो एक अकाउंट से फिर जो मैं बोल रहा हूँ दूसरे अकाउंट में जाएगा, दूसरे से 20 अकाउंट में जाएगा, 20 से फिर 30 अकाउंट में जाएगा, और फिर वहां से कैश विड्रॉल होगा या अमेजॉन गिफ्ट कार्ड या क्रिप्टो करेंसीज, समहाउ दिस एंटायर मनी विल बिकम एनोनिमस विद इन अ डे और 2 days, पूरा पैसा गायब। अब आप ढूंढते रहो कि पैसा कहाँ गया, मिलेगा ही नहीं। ये चौथा गैंग है। फिर 5वां गैंग है कि कल के दिन आप पकड़ गए, अरेस्ट ही हो गया पुलिस, तो लीगल सपोर्ट सिस्टम छुड़वा भी देंगे आपको। वो इनको कॉन्फिडेंस इतना हाई होता है, उनको पता है आप क्या कर लो, इनको अरेस्ट भी करते हैं, आप देखना इंटरव्यूज मिल जाएंगे आपको कि आप सर कुछ नहीं कर पाओगे हमारा, हम तो महीने का 10 लाख रुपए कमाते हैं, 8 लाख रुपए कमाते हैं, इट्स लाइक दैट्स कैजुअल थिंग। तो आप देख रहे हो कि कितना ऑर्गेनाइज सिस्टम, राइट, इट्स एन इंडस्ट्री। ये 4 लोगों ने सोचा ऐसे करके नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, करेंगे तो कल पकड़ लेंगे हम उनको, पर सिस्टम इस तरह से बना लिया गया है कि इन्वेस्टिगेट करने में भी टाइम लगता है, पकड़ने में भी टाइम लगता है, और उसके बाद प्रोसिक्यूशन में भी टाइम लगता है। राइट। और एक ग्रुप रिक्रूटर्स का भी होएगा। रिक्रूटर्स का भी होता है, वो सोशल मीडिया पर ट्रैप करते हैं लोगों को, सिखाते हैं, वीडियो ट्रेनिंग्स होती है। मुझे तो एक ऐसी भी इन्फॉर्मेशन आई थी कि ये लोग नाइजीरिया जाके ट्रेनिंग लेके आए, तो पूरा चार्टर प्लेन गया, और ये जो के पार्क सुना होगा आपने, म्यांमार और थाईलैंड का बॉर्डर था, वहाँ पर तो पूरा 3.5 लाख लोग थे जो साइबर क्राइम ही करते थे, और वहाँ पर तो स्कूल्स, रेजिडेंशियल कॉलोनीज, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग सब था, और वो पूरा इलीगल एरिया था, इस बॉर्डर एरिया। तो उन्होंने स्टार लिंक से इंटरनेट ले रखा था और सब सोलर से एनर्जी चल रही थी, क्या सिस्टम था, बिकॉज वो दोनों गवर्नमेंट की बाउंड्रीज के बियॉन्ड है। हाँ, वहाँ यहाँ से लोग जाते थे क्राइम करने के लिए। अभी एक ऑपरेशन हुआ तो अभी कुछ बंद हुआ है, लेकिन स्टिल ऑपरेटिंग। वाओ। तो ऐसे सिस्टम इंटरनेशनल पॉकेट्स बनाए जा रहे हैं, श्रीलंका में है, नेपाल में है, और भी जगह जगह जहाँ पर ये लोग हब बनाते हैं। तो यहाँ से लोग ले जाते हैं और उनको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं कि दिस नो डिफरेंस, राइट, चाहे आप इंडिया में बैठ के क्राइम करो या वहाँ बैठ के क्राइम करो, आपको पूरा इकोसिस्टम वैसे ही मिल जाएगा। तो वहाँ से कॉल लगा। सर, अगर सपोजिंगली किसी ने इंडिया में क्राइम किया एंड वो बाहर पैसे ले गए, या जैसे आप बोल रहे हो कि अलग अलग जगह दे हैव बिल्ट अ प्रॉपर सोसाइटी, अ कम्युनिटी देयर एंड दे आर स्टेइंग देयर, तो ऐसे केसेस में हमारी ज्यूरिसडिक्शन कैसे वर्क करती है अगर किसी को पकड़ना है तो? देखिए, हमारे एमलेट एग्रीमेंट्स होते हैं, म्यूचुअल लीगल एग्रीमेंट ट्रीटीज होती है दूसरे देशों के संग, जिसके साथ हैं उससे हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। ओके। कि हम जैसे वहाँ से भी रिक्वेस्ट आई कि आपके यहाँ का एक IP मिला है, जरा इस बंदी की आइडेंटिफिकेशन निकालिए, कौन है ये, उसको अरेस्ट करना है, तो यहाँ की गवर्नमेंट हेल्प करेगी। इसी तरीके से वहाँ हमने कोई आइडेंटिफाई किया IP, तो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट हेल्प करती है। तो लेकिन हर एक देश के संग ऐसा नहीं है, करेक्ट, लिमिटेड देश। कुछ देश हैं जो कभी करेंगे ही नहीं, जैसे चाइना, टर्की, ईरान, इस तरह के देश तो बिल्कुल इस चीज़ में बिलीव ही नहीं करते, सेक्लूडेड है। तो वहीं पर अधिकतर क्रिमिनल होस्ट भी करते हैं, अपने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ से ऑपरेट भी होते हैं। ये जो के पार्क है सारा चाइना माफिया चलाता है, चाइना के माफियाज है। बट सर, चाइना के लिए ये नहीं बोलते कि वहाँ की जो एप्स हैं, जैसे हमारी व्हाट्सएप है, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये चाइना में आई थिंक ऑपरेट नहीं होती हैं। चाइना हैज़ देयर ओन एप्स, तो फिर वहाँ पे रह के कैसे ये ऑपरेट करते हैं? VPN एंड ऑल के थ्रू? चाइना में रह के ऑपरेट, हाँ, चाइना में इंफ्रास्ट्रक्चर तो सपोर्ट मिल ही सकता है ना। चाइना में ऑफर नहीं कर रहे हैं वो चीज़, वो चाइना में होस्ट करके इंडिया में ऑफर कर रहे हैं, वो चाइना में कर ही नहीं सकते ऑफर। एंड चाइनीज गवर्नमेंट हाथ खड़े कर देगी कि हमारे यहाँ से तो कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा। बहुत सारे ऐसे सर्वर हैं जो चाइना में चलते हैं, लेकिन सर्विस, जैसे लोन ऐप्स थी इंडिया में, जो लोन ऐप्स फ्रॉड हुए सारे चाइना में ही होस्टेड थे, पर चाइना में लोन नहीं दे रहे थे वो, राइट, है ना। जैसे कि टिकटॉक है, तो टिकटॉक के 2 वर्जन है, एक जो चाइनीज के लिए है, एक जो बाकी लोगों के लिए। ओके। पर होस्टेड वहीं होगा, वहाँ के भी डेटा सेंटर्स यूज होंगे, पर दे हैव क्रिएटेड इट इन सच अ वे, 2 वर्जन। तो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर देना इज ए डिफरेंट थिंग, और लोकल लोगों को सर्विस ऑफर करना वो नहीं करेंगे कभी, क्योंकि चाइनीज
वो अपने Regulations लोगों अलग को हैं, हाँ। सेफ गार्ड करके चलते हैं, बाहर कुछ भी हो जाए. और इजरायली ये बहुत आगे का सोचते हैं. राइट. इनकी जो थॉट प्रोसेस आप देखोगे तो आप सोचिए रशिया ने कब स्पेस में स्टेशन बना दिया था. आप 50 साल पहले. राइट. हम आज नहीं सोच सकते. आज भी इंडिया स्टेशन तो छोड़ो, अभी एक बंदा बेचारा गया, वो भी हाँ. किसी और के उसमें बैठ के. पर कितना आगे का सोचते हैं. थिंकिंग उनकी, इंडिया हैज़ टू बक अप. सरवाइव करने के लिए तो करना पड़ेगा. करना पड़े. और हमारी जनता इतनी सारी है कि ऑप्शन हम नहीं इंटरनल है. में ही फंसे पड़े ना. हाँ. देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपके लाइफ का फोकस क्या है. बांग्लादेश की जीडीपी ठीक ठाक ग्रो कर रही थी 2 साल पहले तक. हालत ये थी कि इंडिया के जीडीपी ग्रोथ रेट से ज़्यादा, मेरा 8.5% कुछ. और अचानक से उनकी लाइफ की प्रायोरिटी बदल गई और आप देख लो कटोरा लेके घूम रहे हैं आप. और ये सब सोशल मीडिया कि आपकी लाइफ में मैं कैसे प्रायोरिटी बदल दूंगा कि आपकी ज़िंदगी चल रही है, आप ऐश कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, लेकिन अचानक आपके दिमाग में फितूर डाला जा सकता है कि आप वो सब चीज़ें छोड़ के वरना आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक गन लेके बंदा लोगों को मारने पहुंच जाता है. अरे भाई, राइट. यू आर लिविंग अ गुड लाइफ. ऐसा क्या ही रीज़न हो सकता है, पर हो जाता है. दिमाग में कुछ लोग हैं जो डाल सकते हैं. या यूएस में आप देखो गाय बगाए कभी भी गन चल जाती है. तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो बिना सोशल मीडिया की भी होती हैं, पर सोशल मीडिया से आसानी से हो जाती हैं. सर, जो कॉमन पीपल है, आम जनता, क्या ऐसा भी हो रहा है कि हम लोग कुछ अननोइंगली कोई क्राइम कर रहे हो जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है? ऐसे कोई क्राइम है? बहुत सारे हैं. देखिए हम हमेशा किसी न किसी क्राइम का हिस्सा बन जाते हैं जब हम कोई ऐसी मैलिशियस ऐप इंस्टॉल करते हैं जो, जैसे कि कई सारे गेम्स ऐसे हैं जो डेटा कैप्चरिंग एंड डेटा शेयरिंग गेम्स हैं और वो आपको एज एन हॉटस्पॉट यूज़ कर लेते हैं. कई सारे प्लगइन ऐसे हैं जो जब आप इंस्टॉल करते हो बिकॉज फ्री है, वो आपके थ्रू लोगों को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं. इन द सेंस डॉस रिक्वेस्ट जैसे हम बोलते हैं कि मुझे कोई सर्वर डाउन करना है तो एक अटैक होता है, इसको बोलते हैं डीडॉस अटैक. ओके. डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस. इसका मतलब है कि हर सर्वर की एक कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा रिक्वेस्ट ऊपर जाएंगी तो वो हैंडल नहीं कर पाएगा और वो शट डाउन हो जाएगा या हैंग हो जाएगा. तो ये रिक्वेस्ट यदि एक ही आईपी से आएंगी तो वो सर्वर समझ जाता है, वो ब्लॉक कर देता है. यदि अब्यूजिव आईपी से आएंगी तो भी समझ जाता है, ब्लॉक कर देता है, कि एंटी डीडॉस सिस्टम होता है. पर यदि रियल लोगों से आएंगी तो नहीं समझ पाएगा. राइट. तो मैं क्या करूं, मैंने एक गेम इंस्टॉल करा दिया, फ्री 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 सबके फ़ोन में. और आपको तो फ्री गेम खेल रहा हूँ, पर मैं उस गेम का इस्तेमाल कर रहा हूँ डीडॉस अटैक करने के लिए. अब मैं आप ही के गेम से एक नेचुरल रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर को और ऐसी में 10,000 रिक्वेस्ट अचानक से भेज देता हूँ, सर्वर हैंड डाउन हो गया. आप उसका हिस्सा बन गए. क्यों? क्योंकि आपको कुछ फ्री मिल रहा था. राइट. कई सारे जो वायरस हैं वो जितना हम पायरेटेड कंटेंट उठाते हैं ना उसके थ्रू फैलेते हैं. कि आपने कहा साहब मुझे फ्री मूवी चाहिए, आप टेलीग्राम पे गए, आपने 3 इडियट सर्च किया, आपको HD क्वालिटी मिल गई, आपने डाउनलोड की. जैसे आप डाउनलोड करेंगे वो कहेगा कि यार इसको प्ले करने के लिए आपको प्लेयर भी चाहिए. जैसे आपने प्लेयर डाउनलोड किया तो आप पार्ट बन गए उस हैकिंग प्रोसेस के. करेक्ट है ना, क्योंकि अब आपका भी डेटा जाएगा पहले तो वो रिस्क है, क्योंकि आप तो फ्री के चक्कर में कर गए हो सकता है कि अब आपके थ्रू आपके घर वालों का भी चला जाए टू दैट एक्सटेंट. हो सकता है कि आपकी कंपनी तक कोई मेलवेयर पहुंच जाए बिकॉज इफ यू आर ऑन द सेम नेटवर्क. राइट. सो इट हैपेंस. जब मुझे किसी को टारगेट करना है तो मैं सीधे उसको टारगेट करने की बजाय उसके आसपास के किसी व्यक्ति को टारगेट करके भी उसको नुकसान पहुंचा सकता हूं. तो एक व्यक्ति था जो एक कंपनी का रेपुटेड सिक्योरिटी ऑफिसर ही था और कोविड के बाद की बात है. तो अचानक उसका कॉल आया कि यार मेरी कंपनी में रैंसमवेयर अटैक आ गया. ओके. तो मैंने कहा कैसे?
कहा यार अब मेरी गलती है। तो मैंने कहा आपको तो सब पता है, यू नो सिक्योरिटी वाले। बोले हाँ यार पर, तो उसने देखिए कैसे फंसा वो। कह रहा मुझे एक ईमेल आई कि एक पैनल डिस्कशन है ऑनलाइन जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करा रहा है, और उसमें वर्ल्ड बैंक के CEO भी हैं और दुनिया भर के लोग हैं, एंड वी नीड यू ऑल्सो, एंड दिस इज वेरी रेपुटेड कंपनी। तो मैंने कहा यार इट्स वेरी गुड यार, इतना बड़े बड़े लोगों के साथ पैनल डिस्कशन है। तो मैंने हाँ बोल दी। और ये ईमेल आ रही है दुबई से, तो वो दुबई के टाइमिंग के हिसाब से शाम को कुछ शेड्यूल हुआ, और ये उस दिन बैठ गया रेडी होकर। तो ईमेल आई थी, उस ईमेल में था कि दिस इज़ एन एप्लीकेशन थ्रू विच दिस एंटायर शो विल बी स्ट्रीम। तो वो क्लिक किया उन्होंने, ज्वाइन करने से पहले तो उसने कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल कराई, तो उन्होंने इंस्टॉल कर ली। अब वो 4 बजे या 5 बजे जितने बजे भी था, ही इज़ डेस्परेट कि मैं ज्वाइन कर लूँ अंदर, पर वो कोशिश कर रहे हैं पर वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे। अब जो लेडी इनसे कोऑर्डिनेट कर रही थी बार बार प्रेशर कर रही है कि आप ये कीजिए सर, अब ये ट्राई कर लीजिए, वो सब ट्राई कर रहे हैं। तो उस ट्राई में उन्होंने अपना फायरवॉल डिसेबल कर दिया कि हो सकता है सर आपके यहाँ फायरवॉल में पोर्ट ब्लॉक हो, फायरवॉल डिसेबल कर, एंटीवायरस डिसेबल करवा दिया उसने, वो भी कर दिया उन्होंने, बिकॉज वो प्रेशर बना रखा है। और उसके बाद वो एप्लीकेशन इंस्टॉल भी कर ली। वो एप्लीकेशन एक्चुअली रैंसमवेयर था, और चूंकि उन्होंने अपना सारा डिटेक्शन सिस्टम खुद ही डिसेबल किया और उनके पास एडमिन राइट्स थे, वो इवेंचुअली इनके थ्रू इनके ऑफिस के नेटवर्क तक चला गया और वो सर्वर क्रैश इनक्रिप्टेड हो गया। ये तो रो दिया उसके बाद। तो अब आप अब यहाँ पर पता क्या एक्सप्लॉइट हुआ? ईगो। बिकॉज आपको लगता है कि आप यू डिजर्व दिस एंड दिस इज ओके, राइट। यू नेवर थिंक यार आपको भी कोई बेवकूफ बना सकता। आप कैसे डिसेबल कर रहे थे? आपको उस समय दिमाग में आ सकता था यदि आप थोड़ा सा भी ये सोचते कि मैं भी बन सकता हूं, तो शायद दिमाग में आ जाता। आप बोला मुझे कोई कैसे, ये वाला था। तो कई बार हम अपने पर्पस के लिए खुद भी तो डिसेबल करते हैं ना। कई बार हमें कुछ चीजें चलानी होती हैं तो भी डिसेबल फायरवॉल, बिकॉज वो ब्लॉक कर रहा होता। और आपको लगता है मैं कर रहा हूँ ना, मुझे पता है यार फॉर दिस बच्चे का ये गेम चलाना, ठीक है कोई बात नहीं। इट वॉज लाइक दैट बिकॉज यू हैव दैट ईगो, तो वो गड़बड़ करता है। हाँ, ऐसे बोलते हैं कि हर जगह कैमरा सेटिंग्स मत, यू नो, जैसे आप जितने भी प्रोमिनेंट लोग देखोगे सबके फ्रंट कैमरे पर टेप लगा होगा जी, या वो ये आजकल एक छोटा सा स्लाइडिंग टेप भी आता है, वो लगा दीजिए आप, या लैपटॉप पे भी लगाइए, मैंडेटरी है। क्योंकि होता क्या है कि 0 days वल्नरेबिलिटीज आती रहती हैं, ब्राउजर की भी, प्लेटफॉर्म्स OS की भी। और कई बार आप गलती से कोई लिंक क्लिक करके भी ऐसा हो सकता है कि आपका ब्राउजर के थ्रू कैमरा ऑन हो जाए एंड आपका कैमरा सामने पड़ा है एंड यू आर अनअवेयर, तो कुछ ऐसी पिक्चर्स चलेगी, वीडियो स्ट्रीम हो गया, बहुत कुछ हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था वीर सांघवी का मैंने किया ही था, राइट। उस समय वो वल्नरेबिलिटीज थी, बाद में फिक्स भी हो गई, लेकिन अभी भी कई बार सफारी में, क्रोम में ऐसी वल्नरेबिलिटीज आती रहती हो सकती हैं, आए दिन नई चीज़ें आ रही हैं। हाँ, तो आप वो रिस्क क्यों लें? राइट। यू शुड नॉट अलाउ एनी फिजिकल सच, मतलब कैमरा टू बी देयर, आप उसको टेप करके रखें। स्लाइडिंग टेप्स आते हैं आजकल। ओके सर, जैसे और बहुत सारे पॉडकास्टर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हम लोगों की वॉइस सोशल मीडिया पे हर जगह है। दैट्स हाउ वी वर्क, राइट। क्लोन करना, जैसे आपने पहले भी बोला, बहुत इजी है, किसी का भी हो सकता है, किसी सेलेब का भी हो सकता है, कंटेंट क्रिएटर का भी हो सकता है। तो अगर कोई मेरी कल को वॉइस क्लोन करे और कोई क्रिप्टो स्कैम में या कोई ब्रांड एंडोर्समेंट कर दे जो कि फेक है, ऐसा कुछ कर ले, तो मैं कहाँ तक जस्टिफाई कर सकती हूँ उस चीज़ को? देखिए, सबसे पहले तो यदि आपका कोई AI कंटेंट बना भी लेता है तो हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं, टेक डाउन रिक्वेस्ट लीगली भेजी जा सकती हैं। तो ऐसे जितने भी लीगल प्लेटफॉर्म वहाँ से तो हट ही जाएगा। सवाल ये होता है कि वो अनऑफिशियली घूम रहा है व्हाट्सएप पर या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर है जो जुरिडिक्शन हमारा बन नहीं रहा है, तो वहाँ रहेगा। तो ये एक रिस्क हमेशा ही रहता है AI का। और अभी हमारे यहाँ कोई AI को लेकर लॉ ही नहीं है, तो ये भी नहीं कि कोई ना बना पाए ऐसा वाला। जैसे कुछ लोगों ने क्या किया, प्रोएक्टिवली कॉपीराइट ले लिया अपनी आवाज़ का या अपने फेस का। अच्छा। हाँ, जैसे आई थिंक अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज़ का लिया है, एक दो और लोगों ने भी किया है, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने किया। तो उसके बाद वो कॉपीराइट लॉ की वजह से प्रोटेक्शन मिल जाता। लेकिन AI को लेकर कोई लॉ नहीं है जो भी आना है, वरना एक जेनरिक सबको पावर मिल जाएगी।
राइट, मतलब अभी क्या है, हम हर किसी को ऐसे कॉपीराइट लॉ देते रहेंगे तो ऐसे तो 140 करोड़ लोग हैं। करेक्ट, जब चाहिए तो सबको ही है, क्योंकि क्लोनिंग तो सबका हो सकता है। राइट, सो इंस्टेड ऑफ कि वो पावर यूज़ की जाए, गवर्नमेंट कैन मेक अ लॉ कि कोई इसका मिसयूज़ करे ना। करे ही ना। तो अभी उस डायरेक्शन में एफर्ट हो रहा है, पर अभी है नहीं, तो इस वजह से ऐसा होता है। नियर फ्यूचर ऐसे कोई We लॉ are- आएगा? हाँ, 3-4 महीने के अंदर एक AI गाइडलाइन फ्रेमवर्क आने वाला है, जो जिस पर मीटी काम कर रही है। ओके, वो रेगुलेट करेगी कि कहाँ AI इस्तेमाल हो सकता है, कहाँ नहीं, और क्या क्या चीज़ें यूज़र को रखनी पड़ेंगी, प्लेटफॉर्म्स को रखनी पड़ेंगी, ताकि कोई मिसयूज़ हो तो क्रिमिनल पकड़ा जा सके और उसको सजा हो सके। ओके, ये पूरा इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। ओके, जैसे कि आपने कोई एप्लीकेशन यूज़ करके किया होगा क्लोन, तो वो एप्लीकेशन आपके बारे में सारी डिटेल रखेगा, आपके IP लॉग रखेगा, VPN आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, किसका कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उससे परमिशन है आपके पास, ये सारी चीज़ें होंगी एज ए प्रोसेस, ओके, है ना। हो सकता है कि वीडियो वेरिफिकेशन उस बंदे से जिसका आप क्लोन करना चाह रहे हो, राइट, तो वो फिर सेफगार्ड हो सेफ गार्ड कुछ मैकेनिज्म बनाए चाहिए। ओके, परफेक्ट। सर, कोई ऐसा केस इन योर प्रोफेशनल जर्नी सो फार दैट डीपली इफेक्टेड यू इमोशनली? एक कॉल आता था मुझे एक फादर का, और वो बस कॉल करके ये बोलते थे कि अमित जी, आपको इतना बताना है कि रूही अब इस दुनिया में नहीं रही, और फ़ोन काट देते थे। फिर दोबारा थोड़ी देर बाद कॉल आता था कि अमित जी, आप अमित ही बोल रहे हैं, आपको बस ये बताना था कि रूही अब इस दुनिया में नहीं है। तो 2-3 बार आया तो मैं डर गया, तो मैंने उनको बार बार कॉल बैक किया। मैंने कहा सर, आप मुझे क्यों बता रहे हैं बार बार? एंड वो टूट गया पूरी तरीके से। बोले रूही मेरी, मैंने पूछा रूही कौन थी? बोले रूही मेरी 15 साल की बेटी थी, और वो अब इस दुनिया में नहीं है। क्या हुआ सर? बोले वो पुलिस कहती है कि उसने सुसाइड कर लिया। तो मैंने कहा आप मेरे से क्या हेल्प चाहते हैं? बोले मुझे बताइए, 15 साल की लड़की सुसाइड क्यों करेगी? तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक बार आयो से बात कर लेता हूँ, जो भी कारण रहा होगा। आई कॉल दैट पर्सन एंड पूछा मैंने कि साहब ऐसा ऐसा केस है। बोले हाँ, सुसाइड नोट मिला है। तो मैंने इनसे बात की। बोले मुझे पता है सुसाइड नोट मिला है, लेकिन मुझे बताओ 15 साल की लड़की क्यों सुसाइड करेगी? उसने बोला कि मैं खुद कर रही हूँ, किसी और का वो नहीं है, लेकिन क्यों? तो मुझे जानने का हक है कि मैं कारण जानूँ। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप मुझे उसके जो फ़ोन और लैपटॉप वगैरह कोई भी उसके पास गैजेट था तो दे दीजिए, मैं एक बार उससे इन्वेस्टिगेट कर लूँगा। तो फ़ोन भेजा हमने, फ़ोन अनलॉक किया, फ़ोन पूरा चेक किया, उसमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं निकला। फिर लैपटॉप चेक किया हमने, पूरा कुछ नहीं मिला। फिर हमने फ़ोन का डिलीटेड डेटा रिकवर किया कि क्या क्या डिलीट हुआ। तो हमें कुछ ऐसी चैट दिखनी शुरू हुई जिसमें किसी एक लड़के के संगे चैट करती थी, और वो लड़का 17 साल का रहा होगा, क्योंकि हमने उसका फिर फेसबुक पेज निकाल लिया नंबर से। फेसबुक पे वो नागेश नाम का लड़का है, 17 साल का है, जिससे वो चैट कर रही, और उस चैट से लगा कि शी इज़ क्वाइट क्लोज, बट कुछ ऐसा उसमें भी सस्पिशियस नहीं था। फेसबुक पेज हमने लड़के का एनालाइज किया कि कौन कौन है, कहाँ का है, जितना पब्लिक डेटा था। तो कंक्लूड हुआ कि ये पेज तो फेक है, ये नागेश तो है ही नहीं, जो उस नागेश की पिक्चर लगा रखी है। तो फिर ये कौन है? तो हमने उसका KYC निकलवाया सिम कार्ड का, तो वो किसी, वो भी चोरी वोरी का सिम था या क्या था, म्यूल सिम था। तो फिर हमने सोशल मीडिया, पहले हमने लड़की का भी सोशल मीडिया एनालिसिस किया, देखा था कि इसके नेटवर्क में कौन कौन है, क्लोज कौन कौन है। तब बहुत सारे और भी फ्रेंड आए, नागेश भी आया था, मैंने उनसे भी फीडबैक लिया। तो उन्होंने कहा कि लड़की तो बहुत अच्छी थी पढ़ने में, एंड शी वाज टॉपर एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट, वो ऐसी सुसाइड तो कर नहीं सकती। राइट, तो समझ में आया कि कुछ अब इसमें गड़बड़ हुई है। फिर इवेंचुअली हमने उस नंबर का IPDR निकलवाया। जैसे एक पहले CDR एनालिसिस किया, कॉल डेटा रिकॉर्ड। CDR में क्या होता है कि नॉर्मल कॉल रिकॉर्ड्स होते हैं जो आप बात किया, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा कॉल मिली नहीं। इनफैक्ट मुझे लगता है हमें सिर्फ SMS ही मिले थे। इसका मतलब है ये आदमी हमेशा वॉइप कॉल करता था, और डेडिकेटेड सिम था, मतलब ये सिम उसने एक सिम एक बंदे के लिए से रखते वैसा हुआ। तो जो कोई कॉल भी थी तो सिर्फ इसी के संग हुई थी, और किसी के संग कोई कॉल नहीं। ओके, तो आप किसी दूसरे नंबर तक नहीं पहुंच पाते। फिर हमने ये भी देखा कि जिस फ़ोन को इस्तेमाल कर रहा है उस फ़ोन में कोई दूसरा सिम यूज़ हुआ हो, तो वैसा भी नहीं निकला, वो भी चोरी का फ़ोन था। फिर हमने इस नंबर का IPDR निकलवाया, इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल्स रिकॉर्ड। IPDR क्या होता है कि ऑपरेटर के पास आपकी डिटेल होती है कि आपने इंटरनेट पे क्या क्या किया उस पीरियड में। राइट, तो जब लेकिन IPDR के संग प्रॉब्लम क्या है कि यदि आपका एक दिन का IPDR निकलवाएंगे तो
15 से 20 हज़ार रिकॉर्ड भी आ सकते हैं, और महीने भर का IPDR एनालिसिस करना मतलब पेन। तो हमने छोटे छोटे पीरियड का लेकर एनालिसिस करना शुरू किया, तो हमें पता पड़ता है कि इंटरनेट पर क्या क्या एक्टिविटी इस नंबर से हुई, और उसमें हमें एक IP मिल गया जिसमें इसने डोमिनोज पिज़्ज़ा की वेबसाइट एक्सेस की थी। ओके। तो वो ब्रेक थ्रू था। हमने तुरंत जिस तारीख को, जिस टाइम पर वो वेबसाइट एक्सेस हुई है, हमने डोमिनोज को लिखा कि इस दिन इस नंबर से कोई पिज़्ज़ा बुक हुआ है। सो IPDR क्या होता है, जिसमें कि आप इंटरनेट पर क्या क्या उस व्यक्ति ने किए देख सकते हैं। सो व्हेन आई एनालाइज द IPDR ऑफ दैट पर्सन फॉर ए लिमिटेड पीरियड्स, हमें एक IP मिला जो डोमिनोज सर्वर का IP था। हमने उसको लिखा कि भाई इस टाइम पर इस डेट को इस नंबर से कोई पिज़्ज़ा बुक हुआ था। तो उन्होंने कहा हुआ था। तो मैंने कहा डिलीवर कहाँ हुआ? तो उन्होंने हमें डिलीवरी एड्रेस भेजा। वो डिलीवरी एड्रेस हैदराबाद के किसी एक एरिया का था। ओके। तो हमने लोकल पुलिस को इन्वॉल्व करके वहाँ पुलिस भेजी। तो हमें एक 53 साल का आदमी मिला जो अकेला रहता था, और उसके पास से मल्टीपल सिम कार्ड्स, मल्टीपल फेसबुक अकाउंट्स ने ओपन कर रखे थे। 16 के करीब लड़कियां थी जो उसने ट्रैप कर रखी थी। Oh God. और इस तरह के केस को हम बोलते हैं चाइल्ड ग्रूमिंग का केस, जिसमें आप टीनेज बच्चियों को टारगेट करते हो। इनफैक्ट इसमें एक और चीज़ हुई थी कि बच्ची ने फीस के लिए पैसे लिए थे कुछ क्रेडिट कार्ड से पे, और वो पेमेंट उसको दे उसको दिए गया था। थी। तब हमारा और थोड़ा सा वो किसी ऐसी परचेज में यूज़ हुए थे जो बाहर हुई थी। ओके। सो वी वर लिंकिंग ऑल डॉट्स टुगेदर। राइट। तो जब उसको ग्रिल किया गया और पूछताछ हुई तो पता पड़ा कि ये व्यक्ति नागेश नाम से संपर्क में था इस लड़की के, और उसकी डेथ के 1 हफ्ते पहले आया, उस सिटी में आया, किसी होटल में रुका, उसने उसको बुलाया, और वो 15 साल की लड़की थी। वो गई, ये एज्यूम करके गई कि ये तो ये है, और शी वॉज शॉक्ड। राइट। उसके संग फिर कुछ ऐसा हुआ जो वो शायद शेयर ही नहीं कर पाई किसी से, और इवेंचुअली विद इन अ वीक शी कमिटेड सुसाइड। ये स्टोरी मैंने 2018 में रेडियो पे सुनाई। मेरा रेडियो पे एक शो आता है 2018 से, हिडन फाइल्स करके, 7 साल से। तो जब मैंने स्टोरी सुनाई तो मुझे लगा कि ये वन ऑफ इस काइंड केस होगा, क्योंकि मैंने अभी हुआ है और 1 साल पुराना केस था। राइट। मेरे पास अगले दिन कम से कम 20-22 ईमेल आई, कॉल्स आए कि हमारा बच्चा गायब हो गया, उसने सुसाइड कर लिया है, कभी ट्रेन से, सब टीनेज बच्चे, 14 साल 15 साल ये वाली एज थी, और हमें भी कारण नहीं पता। तो कैन यू हेल्प? कुछ केस बहुत पुराने भी थे। अभी एक लेटेस्ट केस आया मेरे पास 2-3 महीने पहले। मैं सिटी का नाम इसलिए ले रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बच्चे को, वो फैमिली को बुरा लगे। तो उनके फादर आए, सारे लैपटॉप और पेन, जो मोबाइल फ़ोन और जितने भी गैजेट्स थे वो सब लेके आए, और बहुत सारे होमवर्क की कॉपियाँ गाड़ी से उस सिटी से आए। चेस कर रहे थे मेरी टीम से कि मिलना है अभी जी से, मिलवा दीजिए। वो बता कुछ भी नहीं रहे थे, तो मैंने कहा बुला लेते हैं, मिल लेते हैं। तो जब वो आए गाड़ी पे, मैं ऑफिस में देखा तो सारा सामान लेके आ गए। बोले मेरा बेटा था 14 साल का और उसने सुसाइड कर लिया। उन्होंने मुझे वीडियो दिखाया, उन्होंने कहा देखो ये सुसाइड के पहले का वीडियो है, 15 मिनट पहले का, कि वो अपनी माँ के संग खेल रहा है बेड पर और कडलिंग कर रहा है, वेरी हैप्पी। और बोले 15 मिनट बाद मुझे कॉल आता है कि वो उसने बाथरूम में फांसी लगा ली। और जैसे ही मैं बोले बाथरूम में हम लोग गए तो वो उसने फोटो वोटो सब दिखाई मुझे, एंड वाज रियली वेरी सैड एक्चुअली, क्योंकि टीनेज बच्चा इस तरह का। और बोले सामने उसने टैबलेट रखा हुआ है और उस टैबलेट पे कुछ चल रहा था। तो हम लोग इतनी हड़बड़ी में थे कि वो टैबलेट गिर गया और उसका स्क्रीन टूट गया, और हम तो बिल्कुल पैनिक हो चुके थे। हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन वो वी कुड नॉट सेव हिम। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि टैबलेट पे चल क्या रहा था, इस पर्पज से वो आए थे। फिर मैंने देखा कि देखो जो कुछ भी हुआ वो इंस्टेंटली तो नहीं हुआ है, इसका मतलब पहले से इसकी लाइफ में कुछ हो रहा होगा। एंड आई हैड सिमिलर केसेस, तो मुझे कुछ तो आइडिया था। तो मैंने उस एंगल से इन्वेस्टिगेट किया। फिर मैंने उसकी होमवर्क की कॉपी देखनी शुरू की, तो हर कॉपी के पीछे उसने कुछ चित्रकारी कर रखे थे, और कुछ स्केचेस बना रखे थे, और कुछ कोडेड लिखा हुआ था, बार बार कुछ लिखा हुआ था, जो बड़ा कॉमन था हर कॉपी पे ऐसे करके। मैंने उसकी भी फोटो ली, उसको हम डिकोड ही नहीं कर पा रहे थे। तो हमने उसकी फोटो लेकर ChatGPT से डिकोड कराने की कोशिश की कि भाई एनालाइज करके कुछ तो उसने कुछ रेफरेंसेस दिए कि ये तो गेम्स के रेफरेंसेस हैं।
अलग अलग गेम्स की रेफरेंस, वहाँ ये जार्गन्स यूज़ होते हैं, कोड वर्ड यूज़ होता है। फोर्टनाइट गेम है, इस तरह के और भी 2-4 गेम्स उसने नाम लाए। तो अभी कंक्लूड हम लोग नहीं कर पाए, पर मैं ये कह रहा हूँ कि लाइफ में टीनेज बच्चों के इतना कुछ चल रहा है, और यदि आप ये नहीं समझ पाते हो टाइमली, तो फिर कोई वापस आने का ऑप्शन मिलता नहीं है। मतलब वो हाथ से निकल चुके होते हैं। चाहे वो हमारे रिसेंट अभी गाजियाबाद में 3 बच्चियों ने सुसाइड किया, राइट राइट, भोपाल में एक लड़के ने सुसाइड किया, ये तो अभी लेटेस्ट पिछले महीने के केसेस है। एंड इट्स सच अ सैड और मैं पिछले 6 महीने से तो ऑलमोस्ट सिर्फ टीनेज बच्चों के लिए बोल रहा हूँ कि हमारे हाथ से गेम निकल जाएगा। हमारे बच्चे उस वर्ज पर आ चुके हैं बिकॉज दे आर ओवरलोडेड विद इंफॉर्मेशन, इतना एक्सपोज हो चुके हैं कि वो कई बार बच्चों को ये फील ही नहीं आ रहा कि वो जी क्यों रहे हैं। पता है, ये टीनेज जो हमें 50 साल 60 साल के बाद भी कुछ ना कुछ मोटिवेशन रहता है हमारी लाइफ में, वो भी खत्म हो रहा है बिकॉज उनका सारा डोपामिन, सारा एक्साइटमेंट सब मोबाइल गेम और इससे पूरा हो गया है। तो उनको कुछ और करने की इच्छा नहीं है। ऐसा भी हो गया है। ऐसा भी होता है कि रात में कई बार 10, साढ़े 10, 11 बजे मुझे कॉल आते हैं अचानक किसी बड़े ब्यूरोक्रेट या पॉलिटिशियंस के कि घर आ जाइए। तो मैं पहुंचता हूँ घर, तो हस्बैंड वाइफ कांप रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे। क्या हो गया सर? वो बच्चे को विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं। कैसे? तो वो मोबाइल छीन लिया उससे, इंटरनेट बंद कर दिया, देन तो वो गाली गलौज दे रहा है, लोगों को मार रहा है, चीज़ें तोड़ रहा है, सारे घर की चीज़ें तोड़ फोड़ कर रखी। तो बोले हमने उसको कहीं बाहर भेज दिया। तो मैं वहाँ जाता हूँ तो पता पड़ता है वहाँ पे भी कुछ लोग निगरानी कर रहे हैं बच्चे की, और लाइट वाइट नहीं है। तो मान ली मैं पूछूं कि यार लाइट क्यों बंद कर रखी है और ऐसा क्यों? तो मैं डर है कि सुसाइड न कर ले, क्योंकि वो। तो आप सोचिए कि क्या कंडीशन होगी माँ बाप की। राइट, आप पूरी दुनिया से लड़ सकते हो, आप अपने बच्चों को यदि इस सिचुएशन में देखोगे तो यू आर गॉन। यू आर हेल्पलेस। आपकी कोई सक्सेस, आपकी कोई अचीवमेंट कोई मायने नहीं रखती। उस समय वो इतना हेल्पलेस होता है कि यार किसी तरह इसको इससे बाहर निकाल। और सबसे बड़ा थ्रेट पता क्या होता है? कि वो खाना नहीं खाते। बच्चे में खाना नहीं खाएंगे और ये बेचारे गिड़गिड़ा रहे होते हैं कि कुछ खा लो। और यदि मैं उनको 5 मिनट बाहर ले गया और घुमा के कुछ खिला लाया, पिज़्ज़ा बर्गर कुछ भी, दे फील सो रिलैक्स्ड कि आज सो पाएंगे। सिचुएशन इस हद तक आ गई। तो अब जब ये हल्ला होना शुरू हुआ तो फिर कर्नाटका ने और अभी तेलंगाना ने गाइडलाइन बनानी शुरू की कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट रेगुलेट कर दिया जाए, 30 मिनट से ज़्यादा ना हो या 45 मिनट से ज़्यादा ना हो। 13 साल से कम उम्र के बच्चों को तो गेम्स ही बैन कर दो। ये सारी गाइडलाइन अभी आ रही हैं, पर इन गाइडलाइन का कोई मतलब नहीं है। सब बच्चे इतने ओवर स्मार्ट है, उन्हें पता है अगर खाली ये लिखा हुआ है कि आयु 18+, वो टिक कर देंगे। घर आके कौन देख रहा है? तो इसके लिए जो एक्चुअली काम करना है वो सेंट्रल लेवल पे हो सकता है, जैसे चाइना ने किया, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने किया, जैसे जापान ने किया, जैसे और भी देश कर रहे हैं। चाइना इज़ वेरी प्रोएक्टिव। इन्होंने आज से 6-7 साल पहले ही ये कॉल ले लिया कि हमारे टीनेज बच्चों को 45 मिनट से ज़्यादा का इंटरनेट हम नहीं देंगे। अब उन्होंने किया कैसे? तो उन्होंने सारे गेम्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को ये ताकीद दी कि जब भी गेम आप खेलते हो ना, आपकी एज कैलकुलेट होकर जाएगी एंड आपका रिकग्निशन भी, एक हैश वैल्यू जनरेट होगी बेस्ड ऑन योर पैरामीटर्स ऑफ फेस, जो 56 पैरामीटर्स होता है कि ये बंदा ये है और इसने सेशन स्टार्ट कर दिया। अब उस दिन में यदि आप 45 मिनट क्रॉस कर गए तो आपका इंटरनेट फिर चलेगा नहीं, चाहे आप इस डिवाइस पे चलाओ, चाहे उस डिवाइस पे चलाओ, चाहे उस पे चलाओ, फिर आप नहीं देख सकते, आप गेम खेल ही नहीं सकते। फिर वहाँ पर रात को 9 बजे से सुबह 9 बजे तक कर्फ्यू टाइम होता है, कोई गेम नहीं चलता, वहाँ चलेगी नहीं। सो इतनी हार्ड क्यों बनानी पड़ी? क्योंकि और कोई तरीका नहीं, इट्स लाइक ए ड्रग एडिक्शन। राइट राइट। और तब जाके, क्योंकि अदरवाइज यू विल लूज एंटायर जनरेशन, वहाँ से निकल जाएगी और हम फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। और यदि ये जनरेशन गई तो आगे वाली भी जाएगी। प्रॉब्लम ये है, ये चेन पर पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। सो ये सारे दुनिया में ये कंसर्न है, इट्स नॉट ओनली इंडिया। इंडिया में इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंडिया में यूथ है ही ज़्यादा, सो वी आर इम्पैक्टेड इन अ लार्जर वे देन एनी अदर कंट्री। राइट सर, एक टाइम के लिए अगर कोई स्कैमर पैसे ले भी ले तो फिर आ जाएंगे। करेक्ट। बच्चे अगर चले गए हाथ से तो वो चीज़ अंडू नहीं हो सकती, लाइफ लॉन्ग कभी नहीं हो टॉर्चर होता है सकती। आपका, फिर आप कुछ नहीं कर पाते। वही जो कहता हूँ ना कि आप, और ये सिचुएशंस
हर उस फैमिली में है जहाँ पर, क्योंकि अभी कल्चर ऐसा हो गया है कि दोनों लोग काम कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ, बच्चों को समय कम दे रहे हैं, और बच्चों को इजी वे मिल गया है कि मोबाइल उठा के बैठ जाओ। राइट। यदि घर में आपने किसी को रखा हुआ है तो उसको भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसने कहा ठीक है मोबाइल मेरे लिए सरदर्द नहीं है, मोबाइल लेके कुछ भी करे वो। एंड पेरेंट्स गैजेट्स ला के दे रहे हैं हर, कि एक्सबॉक्स भी ले लो, ये भी ले लो, तो वो वैरायटी भी है उसमें, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ मोबाइल है उसके पास, ही हैज सो मेनी थिंग्स टू एक्सप्लोर। बाय द टाइम वो 15-16 टच कर रहा है, उसकी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं ही नहीं, सो दे आर वल्नरेबल, इमोशनल। कोई गाली दे देगा तो इतना बुरा मान जाएंगे, थप्पड़ तो कभी किसी ने खाया नहीं होगा। राइट। तो आप सोचो यदि किसी ने उसको थप्पड़ मारा तो वो सुसाइडली सोच लेता कि मतलब मैं इस लायक हूँ कि आई शुड नॉट लिव। ये जो फील जब मैंने देखा, मैंने कहा यार इसका मतलब है कहीं हम बहुत बड़ी गलती कर गए। मुझे इतने थप्पड़ खाने को मिले बचपन में कि मेरे लिए कभी वो कोई इशू ही नहीं था। राइट। यदि किसी मतलब पेरेंट्स तो छोड़ो, थी किसी पड़ोसी ने भी मार दिया तो फिर ठीक है। छोटे छोटे बच्चे आजकल बोल देते हैं यू कैन नॉट स्लैप, यू कैन नॉट स्लैप। अभी गाइडलाइन और दुनिया भर की अवेयरनेस आ गई। आई एम नॉट सेइंग कि उस वजह से मारो आप, लेकिन उनको ये फील नहीं होना चाहिए कि ये चीज इतनी बड़ी है कि आप रिस्पेक्ट पे, सेल्फ रिस्पेक्ट पे ले जाओ। राइट। राइट। इन दिस लाइफ नथिंग कुड बी दैट बिग। जब मैं वीडियो बन गया किसी का ऑब्सीन, उसको मैं नहीं इतना बड़ा मान रहा हूँ, तो फिर थप्पड़ तो बात ही नहीं। यहाँ पे भी डिटैचमेंट का बिग रोल है। एग्जैक्टली, योर लाइफ इज बियॉन्ड दिस ऑल। ये चीजें तो आएंगी जाएंगी, ह्यूमिलेशन होगा, लोग आपको बेइज्जत भी करेंगे, बहुत कुछ होगा लाइफ में। यू कांट एक्सपेक्ट एवरी टाइम एवरीबडी इज रेडी फॉर यू एंड दे आर गागा, वो नहीं होगा। और ये लाइफ है भाई। सर बट जैसे टीनेज बच्चे हैं और आपने केसेस ऐसे बताए, तो आई थिंक मोर देन एनीथिंग पहले तो पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए कि ऐसे ऐसे केसेस हो रहे हैं। उसके बाद क्या हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि बच्चे अवेयर हों, क्योंकि देख वो सब कुछ रहे हैं। यू आर राइट दैट यू नो दे हैविंग टू मच इन्फॉर्मेशन, बट व्हाट इज़ द वे दैट दे शुड हैव राइट इन्फॉर्मेशन रादर देन हैविंग एवरीथिंग ऑन द प्लेट। दे शुड हैव द एग्जैक्ट राइट थिंग कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली इंसान का एक आदत है, उसको सब पता होता है, और आप उसको ये नहीं बता सकते कि जैसे बच्चों को कि ये मत करो ये करो। उसको सिर्फ ये समझाओ कि क्या सही है क्या गलत है, निर्णय उसको लेने दो। बिकॉज द मोमेंट यू टेक डिसीजंस ऑन देयर बिहाफ, वो रिबेल करना शुरू कर देंगे, वो फिर वही करेंगे जो आप उनको करने को मना कर रहे मना करेंगे। राइट। सो द वे ऑफ हैंडलिंग दैट सिचुएशन इज लिटिल ट्रिकी। वो ऐसी है कि मैं आपको बोलूँ कि यार डार्क वेब मत देखना, डार्क वेब पे जाओगे तो क्रिमिनल होते हैं, ऐसा हो जाएगा, तो आप आज शाम को जाकर डार्क वेब ही देखोगे। राइट। पर मैं तो आपको सिर्फ ऐसे बताता हूँ कि डार्क वेब पे जो जाते हैं ना, उनके संग ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, और दिस इज द रिस्क। नाउ दिस इज योर कॉल, तो जाना चाहिए, बट नाउ यू नो द रिस्क। राइट। आपने कहा कि भाई अल्कोहल पीने से ऐसा होता है, और फिर ऐसी सिचुएशन आई है, आपको रिस्क पता है, अब आप का निर्णय, आप उसका इंटेलेक्ट पे ही खेलना पड़ेगा आपको। आपके मानना पड़ेगा कि वो इंटेलेक्ट है, बच्चे बेवकूफ़ नहीं है। राइट। लेकिन हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं शॉर्टकट, बस यही करना है, मैंने बता दिया ना, किसी मतलब बहस नहीं करना चाहते, बट समटाइम्स यू हैव टू गिव टाइम एंड कन्वे लॉट्स ऑफ थिंग्स फॉर ए स्मॉल डिसीजन। वो डिसीजन इतना सा है, पर उसके लिए इन्फॉर्मेशन इतनी देनी पड़ेगी आपको अपनी तरफ से, कहानियां सुना के, सिचुएशन दे के, इनडायरेक्टली। हम सब इतने बिजी हैं, इम्पेशेंट हैं, कि हम चाहते हैं कि ये बच्चे को भी मैं इतना समझाऊंगा, वही गड़बड़ हो जाती है। मुझे मतलब दिस इज माई ओन एक्सपीरियंसेस, क्योंकि हम लोग जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं कि ठीक है हो गया, अब ये कैसे करेगा, गलत कर ही नहीं सकता, पर वो करेगा, वो उस समय हाँ 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 करके चला जाएगा। हम सब ने यही किया है बचपन से, कि जब प्रेशर में कोई आया तो हमने हाँ करके सर झुका के चले गए, पर हम करेंगे तो वही जो दिल की होगी। अब मेरा दिल ही बदल जाए, उसके लिए तो फिर आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। राइट। जब तक आप यहां से नहीं कनेक्ट करोगे, जब तक यहां से करते रहोगे, वो नहीं बात बनेगी। ये हम तो ये गाइडलाइन रेगुलेशन से कुछ नहीं होना, काम थोड़ा सा स्पिरिचुअल लेवल पे भी करना पड़ेगा। राइट। जो मैं कह रहा हूँ कि हमने एजुकेशन सिस्टम को क्यों बना दिया, जैसे बच्चे को एक रेस में खड़ा कर दिया हमने, कि भाई जीतना है तुझे, हारना नहीं है, हारने वाले की कोई इज्जत नहीं होती है। ये मैसेज में देखता हूँ हर घर में फैलाया जा रहा है बच्चों को। वो एग्जाम दे के आएगा तो कैसा हुआ, उससे बेटर है कि नहीं है, एंड देन आई फील सैड। मैंने कहा ये तो गया, ये अब उस ट्रैप में फंस चुका है।
हम सब ने एक चीज़ नोटिस की होगी अपनी लाइफ में, हमारे कॉलेज में जो सबसे टॉपर बच्चे होते हैं ना, वो जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाते। हाँ, you're right. You're right. जो 100%. वो बीच वाले होंगे वो शायद सबसे अच्छा कर जाएं, क्योंकि टॉपर बच्चे हमेशा एक बोझ के संग जिंदगी भर जीते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते ज़्यादा। दे हैव टू प्रूव। अब ये मेरे संग भी हुआ। यदि आप आईआईटी में हैं और आईआईटी से निकल आए और उसके बाद आप कहें कि यार मैं तो एक्टर बनता हूँ तो लोग बेवकूफ़ समझेंगे, राइट, या मैं राइटर बनता हूँ, या मैं कुछ और करता हूँ, या फिर इतना क्यों गए थे। ये बोझ हर टॉपर के संग होता है। और आप देखना, मतलब ये कि भाई अब मेरा इतना नंबर ले लिया तो मैं इसी प्रोफेशन में, उसका दिल नहीं है वो करने का, पर वो जिंदगी भर करेगा। 30-35 साल वो नौकरी करके निकलेगा और वो हर दिन गालियाँ दे रहा होगा कि यार मैं कर क्यों रहा हूँ। इज इट ए गुड लाइफ टू लिव? पैसा कमा लिया, ठीक है, वो तो सभी कमा ही लेते हैं, बट मेरी बार बार प्रॉब्लम ये होती है कि हमने जिंदगी जी। इस दुनिया में सबसे महंगी चीज पता क्या है? सबसे महंगी चीज टाइम, आजादी। सबसे महंगी चीज है फ्रीडम। और दुर्भाग्य की बात है कि हम में से कोई भी फ्री नहीं है, कोई भी नहीं। राइट, हम किसी न किसी चीज के गुलाम हैं। हम किसी और के इन्फ्लुएंस में उसके हिसाब से अपने निर्णय लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमें किसी और को खुश करना है, क्योंकि हमने किसी और को इंप्रेस करना है। जो भी है हमारे संग बड़ा अजीब सा हो रहा है। हम अपने निर्णय कब लेने वाले हैं? और वही हम अपने बच्चों को एक्सपेक्ट करते हैं कि तू इसलिए ऐसा कर क्योंकि ये लोग इसलिए अच्छा आप समझेंगे। इनके लिए हम इसको क्यों टेस्ट बेड बना रहे हैं? ये बड़ी अजीब सी गेम है। और जो सोशल मीडिया यही आपके संग कर रहा है। सोशल मीडिया क्या कर रहा है? हम जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ ऑब्जर्व करते हैं, जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, हम उस हिसाब से हमारा इंटेलेक्ट बिल्ड होता है। राइट, सो वी ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा दैट हैज बीन फेड टू अस सिंस आवर बर्थ। बचपन से लेकर आज तक जो डेटा मिला, राइट, पहले टीचर्स, गुरुज, पेरेंट्स, बुक से मिलता था, अब वो सोशल मीडिया से मिल रहा है। और वो डेटा करप्टेड है। कमाल की बात है कि 80% डेटा तो फेक है, जिसमें किसी की भी फोटो लगाई, कोई भी कोड डाल के आप ब्रेन में ट्रेन कर लिए। अब आप लड़ रहे हो, डिफेंड कर रहे हो, तो वो बंदा वैसे ही हो जाएगा और जिंदगी भर उस डेटा के इन्फ्लुएंस में जिएगा। तो जब मैं बच्चों की क्लास लेता हूँ, व्हेन आई स्पीक टीनेज बच्चों के सामने, तो मैं इनको ये नहीं बताता कि आप सोशल मीडिया अनइंस्टॉल कर दो, डिस्कॉर्ड छोड़ दो, गेम छोड़ दो। मैं उनको सिर्फ इतना समझाता हूँ कि क्या आपको ये अच्छा लगेगा कि आपने एक इंसान का जन्म लिया था और आप जिंदगी भर फ्री ही नहीं थे। आप किसी और के हिसाब से अपने निर्णय ले रहे थे। आपने क्या करना है, क्या कहाँ घूमने जाओगे, क्या खाओगे, कैसे कपड़े पहनोगे, क्या बनोगे, इसमें से कोई भी डिसीजन आपका था ही नहीं, सोशल मीडिया का था। राइट, बिकॉज यू आर टू मच ऑन इट। दे विल इनकलकेट समथिंग इन योर ब्रेन एंड आपको रियलाइज ही नहीं होगा कि यार ये मेरा डिसीजन नहीं है, ये हम सबके संग हो रहा है। हम सब अपनी आज़ादी खो चुके हैं सिर्फ इसलिए कि हमें कुछ फ्री में मिल रहा है। तो जो सबसे महंगी चीज है वो कैसे खो सकते हो? राइट, वो फ्री में तो है ही नहीं, वो सिर्फ उसको लग कैसे रहा आप है। दांव पे लगा दिए? राइट, और एक बार आप ट्रैप में गए तो गए, तो जिंदगी भर गुलाम ही रहोगे उसके। फिर हम खींच भी नहीं पाएंगे उस, जो आपने देखा होगा कि जो पिंजरे में रहा है जिंदगी भर तोता, फिर वो उड़ ही नहीं सकता। राइट, फिर वो ब्रेन में उसके बैठ गया कि मैं, मेरे पास इसके लिए नहीं है, ये हो गया। और जब बच्चों को वो रियलाइज होता है तो वो अपने निर्णय सही लेने लगते हैं। जब उनको दिखाता हूँ, देखो ये गेम आपका क्या क्या डेटा ले रहा है, या इस फेसबुक क्या क्या ले रहा है, या इंस्टाग्राम क्या क्या ले रहा है, आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी पता है उसको, आपकी रिलीजियस आइडियोलॉजी, आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन, आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स, आपके फाइनेंशियल डेटा सब जा रहा है। और क्यों ले रहा है? आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए ले रहा है? नहीं, इसलिए ले रहा है ताकि आपको कंट्रोल कर सके। टू प्ले विद आवर ब्रेन। Because it is very easy to play with your brain then. ये सारी दुनिया में जो बवाल मचा हुआ है, आधा रोल सोशल मीडिया का है। नेपाल में जो हुआ, श्रीलंका में जो हुआ, बांग्लादेश में जो हुआ, पाकिस्तान में जो हो रहा है, इट्स ऑल सोशल मीडिया। राइट, कैसे आपकी लाइफ की प्रायोरिटी में बदल दूंगा और आप कहाँ से कहाँ टिल्ट हो जाओगे, क्योंकि हमें कभी किसी ने डिटैचमेंट तो सिखाया ही नहीं। मैं सोशल मीडिया देखूंगा पर मैं अनइन्फ्लुएंसर से मुझे कोई आता है कि सर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो मेरा पहला रिएक्शन पता है फेक है।
भले वो सही हो, हम्म क्योंकि जब आप वहां से शुरू करते हो तो आप टेस्टिंग करने की कोशिश करते हो। 90% लोग उल्टे हैं कि वीडियो देखा तो पहले मान लो उसको कि सही है। मेरा उल्टा है, ये पहले मानो कि फेक है, यदि कुछ भी कंट्रोवर्शियल है तो एटलीस्ट पुट दैट एफर्ट टू वेरीफाई। सो ये एक डिफरेंस, कम से कम उससे क्या होगा कि आप इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हो, आप डिटैच हो गए। ये सेम चीज़ मैं भी फॉलो कर रही हूँ अब अपनी लाइफ में, और आई थिंक उससे बेटर हो गई हैं चीज़ें, कॉम्प्लेक्स नहीं हो रही हैं। आपकी लाइफ का स्ट्रेस कम हो जाता है। राइट। मैंने एक वीडियो देखा, अब देखा होगा कि सबने देखा होगा कि एक ग्रेव के बगल में एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ है और किसी ने डाल दिया कि वो उसके फादर या मदर की डेथ हुई है गाजा में या कहीं, और उस वजह से वो, फिर उसका रियल कहानी आ गई कि वो तो एआई जनरेटेड था और जब इमोशन क्रिएट। अब जिस चीज के लिए आप दिन भर, आपका सेट तो हो ही जाते हो, आपका दिन पूरा खराब हो जाता है कि यार ऐसा भी हो रहा है इस दुनिया में और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और फिर जब आप दूसरा एंगल देखते हो तो आपको लगता है बताओ मेरे इमोशन से खेल गया कोई। राइट। सो इस वर्ल्ड इज लाइक दिस, you will have to keep your brain always ready to analyze, test any information which is being pushed to you. राइट सर, इसी से मुझे रिसेंटली याद आया, देयर वाज दिस वीडियो जो बहुत वायरल हुई थी, एपी और तारा सुतारिया की, उनका एक कॉन्सर्ट हुआ था और एक ऐसी वीडियो वायरल हुई थी वेयर इन अपेरेंटली दे वर किसिंग, और वो फेक थी। इसके 2-3 दिन बाद लोगों ने अपने स्क्रीनशॉट्स शेयर करने स्टार्ट किए कि किसी ने उन्हें कांटेक्ट किया कि आप 5,000 10,000 ले लो और ये चीज़ें तारा सुतारिया के लिए और एपी के लिए लिखो। तो इज दिस ऑल्सो पार्ट ऑफ साइबर क्राइम बिकॉज दे आर ट्राइंग टू डिफ्रेम देम? ऑफ कोर्स देखिए, किसी की भी डिफेमेशन, इम्पर्सनेशन, जिससे मैं आपकी इमेज निकाल के कुछ बना रहा हूँ, तब उसी समय क्राइम हो गया। मैंने आई डोंट हैव अ राइट टू यूज योर फेस टू क्रिएट सम वीडियो। राइट। हमारे पास उस चीज का, हमारे बायोमेट्रिक फुटप्रिंट्स का नेचुरल राइट है, जिसको हम बोलते हैं प्रिवेसी इज अवर फंडामेंटल राइट। ओके। जैसे हमें एजुकेशन का राइट है, फ्रीडम का राइट है, और जितने भी मूल अधिकार है हमारे फंडामेंटल राइट, उसी में हमारी प्रिवेसी भी है। ओके। तो द मोमेंट समबडी इज ब्रीचिंग योर प्रिवेसी एनीवेज, आपको इम्पर्सोनेट करे, एंटिटी थेफ्ट करे आपके वीडियोस में, आप उसमें क्राइम तो वहीं हो गया, वहीं वो एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी। ओके। अब सवाल ये होता है कि चूंकि इतने बड़े सेलिब्रिटी के संग हुआ, दे कैन क्लैरिफाई द सिचुएशन और वो बच भी सकते हैं, उनको इतना फर्क भी नहीं पड़ेगा शायद। पर यही एक स्कूल की बच्ची के संग हो जाए या कोई गांव में हो जाए, तो आप सिचुएशन नहीं समझते क्या हो जाएगा। वही सोसाइटी, क्योंकि हमने उनको तो वो सिखाया नहीं ना, राइट। जो इवॉल्व करके थोड़ा चला गया वो फिर भी दूसरे एंगल से सोच लिया कि ये भी तो हो सकता है, कोई मार्केटिंग के में कोई पिक्चर आ रही होगी, कुछ हो रहा होगा, तो वी कैन थिंक, वी हैव दोस राइट ऑप्शंस इन अवर ब्रेन। ये गांव में कोई नहीं सोचेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो सेक्शन है उसमें तो इस चीज के लिए सिर्फ 3 साल की सजा है। अच्छा। आइडेंटिटी थेफ्ट यदि होता है, पर उसका इम्पैक्ट इतना है कि आपकी तो जिंदगी खत्म हो गई। राइट। करेक्ट। सो फॉर आई इंडोर्स कि यदि ऐसा कोई करे तो कायदे से तो जो 307 का सेक्शन है कि जान से मारने की कोशिश, जो पहले आईपीसी था, अब तो बीएनएसएस में चेंज हो गया होगा, बट इट इज लाइक दैट। राइट। हमारे यहाँ पैसे का नुकसान इज नॉट अ बिग डील, हेल्थ का नुकसान मतलब समथिंग इज हैपेंड, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। फिर तो आप खत्म हो, फिर तो आप जी क्यों रहे हो, ऐसा वाला हो जाता। तो यदि किसी ने आपका कैरेक्टर असैसिनेट करने की कोशिश की है तो उसको उतनी ही सजा होनी चाहिए जितनी की जान से मारने के केस में होती। और ये मैं इसलिए बार बार बोल भी रहा हूं क्योंकि यदि आप नहीं करोगे तो रोकेंगे नहीं लोग। किसी के खिलाफ कुछ भी बना के डाल दिया, उन्हें पता है क्या है, 3 साल बेलेबल है, निकल भी जाएंगे। वर्स्ट केस में पहले तो आप ढूंढो कि किसने किया, राइट। पूरा एफर्ट लगा के आप ढूंढते भी उसको, फिर वो बेल लेके बाहर आ जाता है, फिर मजे ले रहा होता है, क्योंकि जब तक 7 साल की सजा नहीं होगी बेलेबल है वो। तो यू हैव गिवन easy way out to the criminal and that's why they are not afraid of doing it. ये जो डिटरेंट जब तक हम क्रिएट नहीं करेंगे, मेरे हिसाब से तो आप कम से कम 10 साल की सजा रखिए और नॉन अवेलेबल रखिए, तब जाके लोग, क्योंकि आप रेगुलेट कर दोगे एआई को कि नहीं देंगे, वो लोग वीपीएन यूज करके करेंगे, वो जापान से करा लेंगे, वो कहीं से भी करा लेंगे, वो तो करेंगे ना, करने वाला तो। राइट। सो अनफॉर्चुनेटली
अभी तो यही है, अभी तो जो लॉ है सो उसके हिसाब से तो कोई बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता नहीं किसी को। Okay. I think this podcast is not enough. We have to meet again and we have to talk more. Thank you so much, sir. इतनी सारी information मुझे as a person मिली है and I'm sure हमारे viewers को भी मिली होगी. So thank you so much. Thank you, Urti, and hope you all will like it. Please comment, like, follow, और Yes, yes. जितना शेयर कर सकते करिए, क्योंकि मैंने प्रॉमिस कर दिया ये 1 मिलियन जाने के लिए। Yes, please, please. तो बिना मेरे हैक किए करवा देना। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so Thank you.